हेलो दोस्तों, कैसे हैं सर? हम बढ़िया। मोटिवेशन की बड़ी तलाश रहती है स्टूडेंट्स को, खासकर से एग्जाम के आ रहे हैं नज़दीक। तो क्यों ना एक मोटिवेशनल कुछ कहानी आपको सुनाई जाए। कहानी का शीर्षक है तपना तो पड़ता है। एक किसान की कहानी है। वो हर बार बहुत अच्छी फसल उगाया करता था, लेकिन कभी बारिश आ गई, कभी आंधियां आ गई, कभी कीड़े मकोड़े आ गए, कभी ओलावृष्टि हो गई, मतलब बारिश हैवी वाली हो गई, कभी टिड्डी दल आ गया। अगर आपने आज तक पे कभी न्यूज़ चैनल में सुना हो तो वो बड़ा परेशान रहता था। एक दिन अपनी परेशानी में उसने पूरे दिल से परमात्मा को पुकारा और उसने कहा कि इस धरती को तुम खत्म ही क्यों नहीं कर देते हो। एक किसान जो अनाज पैदा करके लोगों को खाना खिलाता है, अगर वही इस तरीके से परेशान रहेगा तो फिर धरती चलेगी कैसे। एक काम करो, इसे खत्म ही कर डालो। सृष्टि बनाने वाले, सृष्टि को खत्म कर डाल। उसने बड़ी आत्मा से पुकारा तो परमात्मा ने दर्शन दिए और कहा कि भाई ऐसा है, एक काम कर, अगर तू इतना ही दुखी है तो तू इस बार पूरी योजना खुद बना। उसको पूरा चार्ज दे दिया गया। इस बार किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने कहा भाई अब बनाऊंगा योजना, बहुत अच्छी फसल बना के दिखाऊंगा, परमात्मा को दिखाता हूं कि धरती कैसे चलती है। उसने एक व्यवस्थित योजना बनाई पूरी। उसने कहा बारिश भी नहीं हुई, ओलावृष्टि भी नहीं हुई, और बहुत बड़े बड़े उसने हरे भरे पौधे उगा दिए, बहुत बड़े बड़े। और मन ही मन खुश हो रहा था कि हाँ भाई अब देखूंगा, अब परमात्मा को दिखाऊंगा अनाज कैसे पैदा होता है, धरती कैसे चलती है। वो पौधों में बाल लगती है, उसके अंदर अनाज होता है, गेहूं का दाना होता है। तो बड़े बड़े पौधे थे। अब वो उनको काटने गया तो उसके अंदर उसने देखा कि गेहूं का एक भी दाना नहीं, एक भी पौधे के अंदर। बड़ा हैरान परेशान हुआ, और इतने में ही वो निराशा से भरा हुआ था और ऊपर से हंसी की आवाज आई। परमात्मा ने कहा क्या? परमात्मा ने कहा भाई ये तो होना ही था। गेहूं कैसे उगेगा जब तक वो बारिश की मार पौधे नहीं सहन करेंगे, जब तक आंधियों का उन्हें आंधियों को उन्हें झेलना नहीं पड़ेगा, जब तक वो ओलावृष्टि का सामना नहीं करेंगे, जब तक धूप की मार उन पे नहीं पड़ेगी, तब तक गेहूं अनाज पैदा कैसे होगा धरती के सीने से। अल्टीमेटली तपना तो पड़ता है, ये शीर्षक है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कोई शॉर्टकट मिल जाए, स्मार्ट वर्क मिल जाए, एग्जाम में मेहनत ना करनी पड़े, इधर से उधर से कहीं से थोड़ा सा जिग-जैग खेल लें और एग्जाम में कोशिश करें कि भाई वहीं से क्वेश्चंस आ जाएं। बिल्कुल नहीं, तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करने पड़ेंगे। एज फार एज दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कंसर्न्ड, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो ये आपको करना पड़ेगा। विद दिस नोट, कीप वर्किंग हार्ड। हम क्लास करते हैं शुरू। चलिए जी, तो पब्लिक की भारी डिमांड पर इस बार वन शॉट सीरीज में आ रहा है आपके सामने चैप्टर फाइनल अकाउंट्स। 11th क्लास का वही चैप्टर फाइनल अकाउंट्स जिसमें एडजस्टमेंट वाला जो हिस्सा हुआ करता था हमें बहुत पकाता था, लेकिन यहाँ पर ये पकाएगा नहीं, चिंता मत करो, बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते 100% का मतलब है एग्जाम में इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी जरूर करेगा, जरूर जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। असंभव है कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, और 10 से 12 नंबर के तो आएगा ही आएगा, वेटेज आएगा भाई। अब आएगा तो इज्जत के साथ आएगा ना। इस चैप्टर का क्वेश्चन क्या बोलेगा एग्जाम में? स्वागत नहीं करोगे हमारा, 10 से 12 नंबर दूंगा तुम्हें, स्वागत करना पड़ेगा तुम्हें। कैसे करोगे स्वागत? पूरी नॉलेज के साथ। शुरू करते हैं। टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं? मीनिंग एंड यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज, प्रोविजन वर्सेस रिजर्व, एंड इन द लास्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये 6 बातें हमें समझनी होंगी जहां तक टॉपिक्स का सवाल है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता मुझे फिर से आपको बताने की जरूरत है कि हम इसी पर्टिकुलर वीडियो में ICI स्टडी मटेरियल, MTP, RTP, PYQ सब डिस्कस कर डालेंगे, और जहां जहां मेन पॉइंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, जिन जिन क्वेश्चंस में तुम्हें दिक्कत है मुझे अच्छे से पता है। आप देखते रहिए वीडियो, आपको आपकी प्रॉब्लम हल कर दी जाएगी। ओके सर, चलो आगे, लेट्स मूव अहेड। मीनिंग, यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are prepared to provide end results of the business related to a particular period। भाई देखो, अकाउंटिंग साइकिल कहां से शुरू होती है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद नंबर आता है ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट का, जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनल अकाउंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर का, जनरली हम 6 महीने का भी निकाल सकते हैं, 3 महीने का भी निकाल सकते हैं, बट जनरली नहीं कहना चाहिए, बल्कि 100% इन केसेस ऑफ अवर क्वेश्चंस इन अवर मटेरियल 1 साल का ही हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, 1 साल का ही ट्रेडिंग P&L बनाएंगे, 1 साल की ही बैलेंस शीट बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द लास्ट स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल।
क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। द ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड्स ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस, ग्रॉस लॉस विच इज ए रिजल्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम द सेल प्राइस। द ट्रेडिंग अकाउंट कंसिडर्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओनली। जैसा मैंने आपको बताया, 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, जिनमें से सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या निकाल के देता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसमें हम क्या करते हैं, हम जितनी भी सेल्स हुई उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमारे हाथ लग जाता है। हमारे मेटेरियल में एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें ग्रॉस लॉस हो, आपको 100% केसेस में ग्रॉस प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। फिर नंबर आता है P&L अकाउंट का। P&L अकाउंट ट्रेडिंग से थोड़ी आगे की चर्चा होती है। P&L अकाउंट ट्रेडिंग से कहता है, ला रे बाबा अपना जीपी मेरे हवाले कर, वो जीपी ऊपर से टप से तोड़ लेता है और अपने पास रख लेता है। P&L ट्रेडिंग का जीपी तोड़ के अपने पास रख लेता है, फिर उसमें इनडायरेक्ट इनकम्स को ऐड करके और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करके P&L अकाउंट हमें देता है क्या? नेट प्रॉफिट। P&L account receives the outcome of trading account यानी कि gross profit and after affecting it with indirect incomes and indirect expenses provides net profit या फिर net loss अगर नुकसान है तो। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर बनाया जाता है, मतलब जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट बनाएंगे तो उसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, और जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके नीचे आप लिखेंगे एज एट। बैलेंस शीट के नीचे वर्ड्स लिखे जाएंगे एज एट, ध्यान रखिएगा। ओके सर। फिर आता है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमारे पास। टू ओपनिंग स्टॉक से होती है शुरुआत, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, और जो बचता है वो आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। एक चीज का ध्यान रखें, सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करके जो नेट फिगर आए वही लिखनी होती है बाहर, और परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके जो फिगर आए वही लिखनी होती है बाहर। अगर मैं बिल्कुल शॉर्टकट में आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझाऊं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट कोई अकाउंट नहीं, महज एक इक्वेशन है। ट्रेडिंग अकाउंट इज जस्ट एन इक्वेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, हम सेल्स में से, नेट सेल्स में से माइनस कर देते हैं उस सेल को करने के लिए जो भी लागत हमारी लगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे प्यार से COGS कहते हैं, ताकि हमें मिल जाए क्या? ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर अगर हमारी हालत खराब है तो मिल जाए ग्रॉस लॉस। उसकी बात ही नहीं करेंगे, वैसे ग्रॉस प्रॉफिट ही बोलते हुए चलता हूं मैं, ठीक है। तो सर हमें तो ऐसा कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में नजर आ नहीं रहा कि ये नेट सेल्स माइनस COGS से। मैं बताता हूं तुम्हें है कैसे नहीं, ये देखो, नेट सेल्स ये रही, हाँ जी सर, और COGS ये रहा, ये है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्लोजिंग स्टॉक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो दूसरी साइड पे लिखा हुआ है, यही तो होता है COGS का फॉर्मूला। हाँ, तो हम इस साइड लिखते हैं नेट सेल्स और इस साइड लिखते हैं उस सेल को करने के लिए हमने कितनी लागत खर्च करी। तो सेल्स में से हमारी लागत जब माइनस हो जाती है तो निकल करके आता है ग्रॉस प्रॉफिट। और लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस दूसरी साइड क्लोजिंग स्टॉक को लिख के, बस COGS को हम थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ये वाली बात है। ओके सर जी, तो ये क्या है? ये एक इक्वेशन है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें नेट सेल्स माइनस COGS करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है। और COGS कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद नंबर आता है P&L अकाउंट का। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग अकाउंट का जो GP है उसे तोड़ के अपने पास ले लेता है P&L अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसमें इनडायरेक्ट इनकम ऐड कर देता है, इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर देता है, और फाइनली हमें बताता है कि नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। नेट प्रॉफिट होगा यहाँ आएगा, नेट लॉस होगा यहाँ आएगा। P&L अकाउंट भी एक इक्वेशन है सर। हाँ, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट इक्वेशन हुआ करती थी बिल्कुल वैसे ही ये भी एक इक्वेशन है। सर हम मैथ पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स, हम मैथमेटिकल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। वाओ, व्हाट अ वर्ड, फर्स्ट टाइम वी हैव हर्ड, मैंने खुद पहली बार सुना, मैथमेटिकल अकाउंट्स। इक्वेशंस को अकाउंट के रूप में बना करके कैसे पेश किया जाता है वो हम देख रहे हैं। ओहो हो, वाह सर। तो ये इक्वेशन क्या कहती है P&L अकाउंट की? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। बंद करो आज के बाद इन्हें खातों के तौर पे देखना, बंद करो इन्हें डेबिट और क्रेडिट के तौर पे देखना, इन्हें समझो ये तो महज इक्वेशन से कुछ नहीं। भाई ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहता है ट्रेडिंग अकाउंट का? कि जो आपने कॉस्ट ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर करी है ना, वो केवल उन गुड्स की कॉस्ट है जो आपने बेच दिए हैं,
उन गुड्स से रिलेटेड केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को वहां पे कंसीडर किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जो फैक्ट्री पे गुड्स प्रोड्यूस करते टाइम खर्चे होते हैं, जो गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं वो। इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो फाइनल प्रॉफिट नहीं होता, वो कच्चा प्रॉफिट होता है, और अकाउंट्स में कच्चे प्रॉफिट को कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसीलिए एक खाता और बनाना पड़ता है पक्का, फाइनल, मजबूत, पुख्ता नेट प्रॉफिट हासिल करने के लिए, जिसका नाम है P&L अकाउंट। P&L अकाउंट कहता है कच्चे प्रॉफिट इधर आ, तुझे मैं पकाता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ, वो उसको बुलाता है, उसमें इनडायरेक्ट इनकम ऐड करता है, माइनस करता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर पक्का फ्रूट, पक्का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें मिलता है। ओके सर, इसके बाद बैलेंस शीट तो यार तुम बचपन से जानते हो सर, बस जानते ही है, टैली आज तक नहीं हुई, हो जाएगी, टैली भी हो जाएगी, मेहनत करते रहो, कोई काम मुश्किल नहीं। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। एसेट 3 तरीके के होते हैं, यथा तथा सर्वदा याद रखें, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट। इन तीनों के टोटल को हम कहते हैं टोटल एसेट्स। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या क्या आता है? पहले मालिक की कैपिटल, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज और फिर टोटल। मालिक की कैपिटल में नेट प्रॉफिट है तो ऐड कर देते हैं, और अगर वो कुछ ड्राइंग करके अपने घर ले गया तो उसको लेस कर देते हैं, और फाइनली जो आउटकम निकल के आता है फिर उसको बाहर लिखते हैं। तो सर ये भी एक इक्वेशन है। सर कैसे करके मानोगे? सब कुछ इक्वेशन में बना डाला आपने। हाँ, द बैलेंस शीट इज ऑल्सो इक्वेशन। क्या इक्वेशन निकल के आई बैलेंस शीट से? बैलेंस शीट से इक्वेशन निकल के आती है कि जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है उसमें आप टोटल लायबिलिटीज को ऐड कर दो तो वो किसके बराबर होता है? टोटल एसेट्स के बराबर। कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। ये इक्वेशन बैलेंस शीट से निकल करके आती है। भाई कैपिटल ये हो गई, टोटल लायबिलिटीज ये हो गई, इनका टोटल क्या होगा? ये, और यही टोटल इस साइड का भी होगा क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड सेम रहती हैं, और इस साइड का टोटल क्या कहलाता है? टोटल एसेट्स। इसीलिए कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। आगे बढ़ते हैं। सर ये कैसे समझाते जा रहे हो चीजें? आप अपने फॉर्मेट बनाएंगे, क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी। जितना मैं बता रहा हूं उतना मोर देन इनफ है, घबराते क्यों? मेन चीज तो अब आई है एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स, इस पे ध्यान दो। एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स क्या मतलब है एडजस्टमेंट का? एडजस्टमेंट मतलब क्या? पहले जीवन में हर चीज हमने एडजस्ट कर दी सर इसी दिन के लिए कि हमें यहाँ भी एडजस्टमेंट ही पढ़नी पड़े। हमने अपना घूमना फिरना छोड़ दिया, हमने खाना पीना छोड़ दिया, हमने अपने मुख्य लोगों से बतलाना छोड़ दिया, हमने व्हाट्सएप भी यहाँ तक कि दिल पे पत्थर रख के अपने खास लोगों को ब्लॉक करके बैठे हैं हम लोग। उसके बावजूद भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, हम खुश नहीं है। क्या यही जीवन है? किसान वाली कहानी पे जाओ, किस लिए सुनाई थी? यही जीवन है और क्या? तपना तो पड़ेगा, कुछ भी करो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है फाइनल अकाउंट्स में हम लास्ट में जो एडजस्टमेंट करते हैं बिल्कुल एंड टाइम पर, उनको बनाने से पहले। वो पता है किस चीज की एडजस्टमेंट्स होती है? उन आइटम्स की जो करंट पीरियड से रिलेटेड नहीं है, उनका इफेक्ट हम डालते हैं, उन्हें एडजस्टमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगले साल का खर्चा अभी पे कर दिया तो इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसको हटाना पड़ेगा, ये बनेगी एक एडजस्टमेंट। हमने इस साल का खर्चा पे नहीं किया बट काम करवा लिया, ये भी बनेगी एक एडजस्टमेंट। कुल मिलाकर के करंट ईयर की चीजें जो अभी तक कंसिडर नहीं की गई हैं उनको कंसिडर करना एडजस्टमेंट कहलाता है, और प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर की चीजें जिन्हें करंट ईयर में कंसिडर कर लिया गया है उनको हटाना इज ऑल्सो कॉल्ड एडजस्टमेंट। ओके सर, द मैचिंग प्रिंसिपल कहता है एडजस्टमेंट करने के लिए। ये सारी एडजस्टमेंट्स किसकी देन है? मैचिंग प्रिंसिपल की। सपने में तुम गालियां किसको दोगे आज? मैचिंग प्रिंसिपल को। क्यों? वही कहता है कि भाई अकाउंट्स में अगर आप ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना रहे हो तो केवल करंट ईयर से रिलेटेड चीजों को कंसीडर करो, पिछले और अगले साल का इफेक्ट हटा दो। उसी की वजह से एडजस्टमेंट जन्म लेती हैं। मैचिंग प्रिंसिपल तेरा भला नहीं होगा, याद रखिएगा। अकाउंट्स के बच्चों की बद्दुआ लगेगी। फ्री के मिल जाते हैं ना 10-12 नंबर, पता नहीं कहां से आया, और एक नहीं 15 एडजस्टमेंट्स हमारे लिए ले आया। मैचिंग प्रिंसिपल की जय हो। बताओ जी, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं और सुनते जाइएगा बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। भाई वन शॉट है, ऐसा तो नहीं है एक एक चीज लिखवाऊंगा। अगर तुम्हें लग रहा है, वैसे भी तुम 1.25 या 1.5 पे देख रहे होगे, अगर नहीं देख रहे हो तो बताओ, है ना? हाँ सर, हमारे चेहरे पे स्माइल आ गई, हम सच्ची स्पीड में देख रहे हैं। तो बस, तो फिर तुम्हें तो वैसे ही और कम टाइम लगना है। तो जो एडजस्टमेंट्स मैं बोलने जा रहा हूं उन्हें लिख लेना अपने पास कहीं, ठीक है ना? जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है क्लोजिंग स्टॉक तो केवल और केवल बैलेंस शीट में जाएगा।
अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, तो ये बैलेंस शीट में तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड भी आएगा। मतलब सर अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसका मतलब है वो परचेजेस में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो। ओके सर जी। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसकी जनरल एंट्री होती है, मैं भी जनरल बोल गया आज, माय गॉड, ठीक हो जा भाई, ठीक हो जा, शेक 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 शेक। जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन है सैलरी आउटस्टैंडिंग, एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रेंट आउटस्टैंडिंग गिवन है, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये एंट्री होगी। और इसका असर क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या इफेक्ट होता है, ये लो मैं बताने की कोशिश करता हूं। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ये जो एक्सपेंस हमने डेबिट किया है इसका असर ये होता है कि अगर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग वाला है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड चला जाता है। फॉर एग्जांपल फ्रेट आउटस्टैंडिंग हो, पैकिंग आउटस्टैंडिंग हो। अगर ये एक्सपेंसेस P&L अकाउंट वाला है, फॉर एग्जांपल सैलरी, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, तो ये चला जाएगा। आप इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग तो कभी होता नहीं, वैसे प्रीपेड ही होता है। सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, तो ये P&L में डेबिट साइड उसी खर्चे में ऐड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में लिखा है सैलरीज पेड 11,000 रुपए और लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। तो जब तुम P&L अकाउंट बनाओगे ना, उसमें जब यहां पे लिखोगे टू सैलरी तो उसमें लिखोगे 11,000 प्लस 1,000 और बाहर लिखोगे 12,000। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। ये इसका इफेक्ट होगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, ये टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट होगा। ओके सर जी। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस नाम की जो एडजस्टमेंट है उसकी जर्नल एंट्री ये होती है, उसकी जर्नल एंट्री ये होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सच एन एक्सपेंस अकाउंट, जिसके बारे में बात चल रही है। और इसका इफेक्ट ये होगा प्रीपेड अकाउंट तो चला जाएगा आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स में, करंट एसेट्स में, और टू एक्सपेंसेस का इफेक्ट ये होगा कि उसको P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस में से माइनस कर दिया जाएगा। जो भी वो एक्सपेंस है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। वाई सर, वाई रिड्यूस सर, वाई? अरे भाई प्रीपेड है, अगले साल का है, इस साल के P&L में नहीं आ सकत, यहां से हटाओ। यही तो कहता है मैचिंग, कहता है अगले साल का खर्चा इस साल के P&L में नहीं लेने का रे बाबा, इसीलिए यहां से हटाना पड़ेगा आपको। ओके, गॉट इट सर। नेक्स्ट इज इनकम आउटस्टैंडिंग। जैसे खर्चा आउटस्टैंडिंग देखा था दूसरे नंबर पे, वैसे ही आया है इनकम आउटस्टैंडिंग चौथे नंबर पे। तो क्या होगा शॉर्टकट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो भी ट्रीटमेंट है उसका उल्टा ट्रीटमेंट हो जाता है इनकम आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम क्या करते थे P&L अकाउंट में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। इनकम आउटस्टैंडिंग का क्या करेंगे, इनकम आउटस्टैंडिंग P&L में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड, P&L में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड, P&L में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड, इनकम आउटस्टैंडिंग। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम मिल गई, बोले तो अगले साल की इनकम अभी मिल गई, मैचिंग आने देगा क्या इसे P&L में? मैचिंग कहेगा नहीं, तू अगले साल की इनकम है, तू जा, दिल पे पत्थर रख के तू जा, अगले साल इस साल के P&L में मत आ। तो इस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को आपको क्या करना है, इनकम से हटा देना है। P&L में जो भी इनकम आ रही होगी क्रेडिट साइड, वहां से माइनस कर देना है इसको। क्यों, अगले साल की है बेटा, तू इस साल के लिए जा यहां से, ऐसा कह के उसको हटा देना। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना ना भूलना। क्यों सर, एडवांस में मिला हुआ कोई भी पैसा लायबिलिटी बनती है, क्योंकि पैसा मिल गया है बट आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी पूरी नहीं की है। ठीक है सर। अब सर छठी एडजस्टमेंट से डर लग रहा है, इस पे मत आओ सर प्लीज। बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर। अरे रुको तुम, अभी डर खत्म होता है, एक एक करके चर्चा शुरू करते। पहले बैड डेट्स की बात करते हैं। आओ जरा, घबराते बहुत हो तुम। जब हम दोनों साथ हैं, मैं और आप सब एक यूनिट हुए मेरे लिए, एक यूनिट में हुआ मेरे लिए, इसलिए मैंने कहा हम दोनों, तो घबराने की क्या बात। ये लो भाई बैड डेट्स का ट्रीटमेंट। अब इस बार मैं तुम्हारे साथ साथ लिख देता हूं क्योंकि ये थोड़ी टिपिकल सी बात होती है। अगर बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस, तो इसका मतलब है आपको केवल उसे राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है। मतलब बैड डेट की एंट्री पता है क्या होती है, बैड डेट की एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट
टू डेटर्स अकाउंट और फिर हम उसे राइट ऑफ करते हैं। अगर हमारे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट में पैसे पड़े हुए हैं राइट ऑफ करने के लिए, वहां से नहीं पड़े तो P&L से उधार ले लेते हैं टू बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर BDD / P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। इस तरीके से हम बैड डेट्स को राइट ऑफ करते हैं। अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो मतलब ये एंट्री पास हो चुकी है, बैड डेट टू डेटर वाली। अब आपको मात्र ये एंट्री पास करनी है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट, अगर जरूरत पड़े तो, अगर प्रोविजन में इनफ पैसे ना हो तो टू बैड डेट्स अकाउंट। अच्छा, मतलब बैड डेट की दो एंट्री होती हैं, एक तो बैड डेट टू डेटर, बैड डेट को रिकॉर्ड करने की, और एक उसको राइट ऑफ करने की, प्रोविजन फॉर BDD / P&L टू बैड डेट। हाँ, अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इसका मतलब हुआ पहली एंट्री पास हो चुकी है, आपको जस्ट दूसरी एंट्री पास करनी है, प्रोविजन फॉर BDD या P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। ओके सर, और इसका असर क्या होगा? जितने पैसे आपने प्रोविजन से यूज कर लिए बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, इतने अमाउंट से प्रोविजन फॉर BDD अकाउंट कम हो जाएगा, उसको माइनस कर देंगे। हाँ, प्रोविजन फॉर BDD अकाउंट में रखा हुआ पैसा किस काम आता है? बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए। तुमने 10,000 रुपए रखे हुए थे, पता चला 5,000 के बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर है, वो तुमने प्रोविजन से यूज कर लिए, तो प्रोविजन में फिर कितने पैसे रह जाएंगे? मात्र 5,000। तो जो 5,000 आपने यूज कर लिए प्रोविजन से बैड डेट को राइट ऑफ करने के लिए, वो माइनस होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। अगर P&L से जरूरत पड़ी आपको यूज करने के लिए तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिख देना। सर P&L की जरूरत कब पड़ती है? तुमने 10,000 की तैयारी कर रखी थी प्रोविजन में कि अगर पैसा डूबा तो यहाँ प्रोविजन से राइट ऑफ कर देंगे 10,000 तक, बैड डेट हो गए 12,000, तैयारी धरी रह गई, मतलब 10,000 ही यूज हो पाएंगे प्रोविजन से तो, और बचे 2,000 आपको P&L से मांगने पड़ेंगे, क्योंकि बैड डेट को तो पूरा ही राइट ऑफ करना पड़ता है। और टू बैड डेट्स का इफेक्ट ये होगा कि आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले बैड डेट्स जो है वो राइट ऑफ होके खत्म हो जाएंगे। इसका कहीं भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इफेक्ट शो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अगर बैड डेट्स आपको गिवन है आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, तो आपका तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका काम थोड़ा सा बढ़ गया। अब ये एंट्री भी आपको ही करनी है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, एंड ये एंट्री भी आपको ही करनी है, प्रोविजन फॉर BDD या P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। ओहो हो, इतना सा फर्क है बस। अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस बैड डेट्स हैं तो दोनों एंट्री आपको करनी पड़ेगी, और इस एंट्री दोनों का क्या इफेक्ट होगा? बैड डेट डेबिट हुआ, बैड डेट क्रेडिट हुआ, ये तो हो गया खत्म, डेटर्स क्रेडिट होने का इफेक्ट ये होगा कि बैलेंस शीट से डेटर्स को माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि डेटर एक एसेट है, करंट एसेट, कभी भी एसेट क्रेडिट होगा तो माइनस होगा, यथा तथा सर्वदा याद रखिएगा। ठीक है सर। और ये प्रोविजन का इफेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर की तरह, प्रोविजन अकाउंट से इतने पैसे कम हो जाएंगे और जितना P&L से यूज करोगे उतना P&L अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा। बस इतनी सी बात है जान की, समझ में आ जाएगी हमारी। ओके सर, चल बैड डेट्स की एडजस्टमेंट होती है समाप्त। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना अगर किसी को फुर्ती में लगाओ कि सर ने फुर्ती में लिख दिया बहुत ज्यादा। ठीक है, चल इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है, बहुत ही प्यारी सी एडजस्टमेंट है, प्रोविजन वाली, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। देखो भाई ऐसा है, इसके झंझट में पड़ो ही मत तुम, मैं तुम्हें शॉर्टकट देता हूं। अगर बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के बाद, अंदर वाले भी बाहर वाले भी सबको राइट ऑफ करने के बाद, जो प्रोविजन में पैसे पड़े हैं उसमें एक सवाल कह रहा है और पैसे डालो, तो P&L से पैसे मंगाओ, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट कर दो। लेकिन अगर बैड डेट कम हुए हैं और प्रोविजन से बैड डेट को राइट ऑफ करने के बाद भी प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस काफी हाई और सवाल कह रहा है नहीं इतने पैसे नहीं डालने प्रोविजन ने, वहां से थोड़े से निकाल लो, तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बात खत्म। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट और बैड डेट को जब हम जोड़ देते हैं तब हमें बहुत समस्या महसूस होती है, लेकिन बैड डेट को जैसे अलग समझा तो पता चला प्रोविजन की तो कुछ है ही नहीं एंट्रीज। अगर प्रोविजन में पैसे और डालने हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, निकालने हैं तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू P&L। ठीक है सर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है सर? भाई डेटर वो लोग हैं जिनसे हमें पैसा लेना है और हमें अच्छे से पता है कि वो लोग आएंगे और पैसा देते टाइम कुछ ना कुछ डिस्काउंट मांगेंगे हमसे, और प्रूडेंस कहता है अगर आपको पहले से ही अंदेशा है कि कुछ लॉस होने वाला है तो उसे अभी रिकॉर्ड कर दो। मैचिंग का बड़ा साथ देता है प्रूडेंस। हाँ, इनमें बड़ी गहरी दोस्ती है, जहां मैचिंग आता है प्रूडेंस जरूर आता है, इनमें बड़ी गहरी दोस्ती है। अच्छा जी, तो क्या कह रहा है? प्रूडेंस कह रहा है अगर आपको लग रहा है डेटर से जो पैसे आने वाले हैं उसमें से कुछ पैसे वो देंगे नहीं, डिस्काउंट के नाम पे डकार जाएंगे, तो वो आपका नुकसान है।
आपने सेल करी 10,000 की उधार, वो सामने वाली पार्टी कह रही है 9.5 लो और हिसाब क्लियर करो, और जब पैसे आते तुम्हारा दिल भी कमजोर हो जाता है, तुम कहते हो 9.5 तो सही चला तो रहे, नगद ला ले जा 500 का डिस्काउंट, अगली बार दोबारा आएगा, ये भी लालच मन में छुपा होता है। तो डिस्काउंट तो भाई बिजनेस का अभिन्न अंग है, देना ही पड़ेगा आपको, और पहले से ही पता होता है कि डेटर्स पैसा देते टाइम डिस्काउंट लेंगे, तो प्रूडेंस कहता है बना बेटे इसका प्रोविजन, बना प्रोविजन, तुझे पहले से ही एक्सपेक्टेड है ये पैसा लॉस होगा, तुझे पहले से ही पता है, अभी से रिकॉर्ड कर, बना प्रोविजन। इसकी एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। ओके सर, क्वेश्चन में ना एक रेट गिवन होता है कि भाई डिस्काउंट इस रेट से देना है डेटर्स को। अब तुम लोग क्या करोगे, सीधा डिस्काउंट डेटर्स पे लगा दोगे और सोचोगे आ गया भाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। एक चीज भूल जाओगे तुम, क्या, बैड डेट्स भी माइनस कर लेना। क्यों, जो पैसे डूब गए उन्हें डिस्काउंट दोगे हैं, उनके लिए डिस्काउंट का प्रोविजन बनाओगे, वो पैसे दे के तुम्हें गए नहीं और तुम कह रहे हो डिस्काउंट कितना लोगे बताओ, मतलब पता ही तो वही बात होगी, जो पैसे उनने देने थे वो दिए नहीं और तुम कह रहे हो भाई साहब जेब से कितने दे दें आपको और बताओ, हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाने से पहले एक तो बैड डेट माइनस कर लेना, एंड जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाया है ना वो भी माइनस होगा। क्यों, जो पैसा डूबने का अंदाजा है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का मतलब डूबने का अंदाजा, जो पैसा डूबने का अंदाजा है, तुम सोच रहे हो ये पैसा मिलेगा ही नहीं, उन पे भी डिस्काउंट की चर्चा होनी चाहिए क्या? एक तरफ तुम ये सोच रहे हो ये लोग तो पैसा देंगे ही नहीं, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि अब बताओ इनको डिस्काउंट कितना देना है। ना ना ना, जो पैसा ही नहीं देगा उसको डिस्काउंट क्या देना है? एक ही चीज तो सोच सकते हैं, डिस्काउंट तो तभी दोगे ना जब वो पैसा देगा, तुम कह रहे हो वो पैसा देगा नहीं तो डिस्काउंट की चर्चा कैसी? इसीलिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट भी माइनस कर लेना डेटर्स में से, तब जो बैलेंस बचे उस पे परसेंटेज लगाना जो क्वेश्चन ने दे रखी हो, तब निकल के आएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट बहुत प्यारी है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये एंट्री होती है, डेप्रीसिएशन चला जाता है P&L में डेबिट साइड और बैलेंस शीट से एसेट की वैल्यू हो जाती है रिड्यूस यानी कि माइनस। फिर नंबर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड और P&L में डेबिट साइड, या P&L एप्रोप्रिएशन दे रखा हो तो उसमें डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसका जस्ट ऑपोजिट, P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड और पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड। ठीक है, ओके सर। उसके बाद लॉस बाय फायर, इसकी जर्नल एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मैं यहां लिखता हूं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या असर होता है इसका? लॉस बाय फायर जो है वो आपके P&L में डेबिट साइड चला जाएगा, क्योंकि लॉस है, इनडायरेक्ट लॉस है, P&L में डेबिट साइड जाएगा। और टू परचेज का मतलब ये होगा कि ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज दिख रही है उसको कम कर दो। खरीदते वक्त परचेज को डेबिट करते हो ना, हाँ, उसी खरीदे हुए सामान में आग लग गई तो खरीदा हुआ सामान कम हो जाएगा कि नहीं, परचेज कम हो जाएगी कि नहीं? दिल से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है सर? तो बस वही वाली बात है सर। हमने सुना है कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी भी पैसे देती है, तो सर वो वाला केस भी बताओ। तो सुनो, अगर 10,000 का लॉस हुआ और इंश्योरेंस कंपनी एक धेला नहीं दे रही तो एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 10,000 लॉस बाय फायर P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा 10,000 रुपए, और ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज को माइनस कर दिया जाएगा 10,000 रुपए से। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है इस 10,000 में से 8,000 हम आपको देने के लिए तैयार हैं, 2,000 तुम्हें खुद भुगतने पड़ेंगे और 8,000 डेबिट हो जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में, यानी इस केस में एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 8,000, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2,000, टू परचेज अकाउंट 10,000। इंश्योरेंस कंपनी 8,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाएगा, P&L में आएगा डेबिट साइड लॉस बाय फायर मात्र 2,000 और परचेज तो 10,000 से ही कम होगी ट्रेडिंग अकाउंट में। सर एसेट साइड क्यों गया इंश्योरेंस कंपनी 8,000? इंश्योरेंस कंपनी कह रही है पैसे दे देंगे, दे नहीं रहे कि बैंक में आ गए या कैश में लिख दूं, दे देंगे, वादा किया है, वो डेटर बन गए एक तरीके से हमारे, तो बैलेंस शीट में जाएंगे ना एसेट साइड, और कहां जाएंगे? ठीक है सर। नेक्स्ट इज व्हाट? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस हो जाएगी और टू परचेज का मतलब ऊपर परचेज अकाउंट कम हो जाएगी। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, एक तो कैपिटल से माइनस ड्रॉइंग्स के नाम पर और परचेजेस से भी माइनस ट्रेडिंग अकाउंट में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, P&L अकाउंट में डेबिट साइड आएगा टू एडवर्टाइजमेंट के नाम से और आपकी परचेजेस हो जाएगी कम। खरीदा हुआ सामान फ्री में दे दिया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो परचेज कम होगी कि नहीं? बिल्कुल, खरीदा हुआ सामान कम हो जाएगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, इसकी एंट्री होती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सेल कम कर दो और डेटर को भी कम कर दो।
क्यों सर? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का मतलब है आपने ग्राहक को सामान दिया और कहा पसंद आए तो रख लेना वरना वापस लौटा देना। साल का आखिरी दिन आया, अभी उसका कोई जवाब नहीं आया। जब तुमने सामान दिया था उसको उसी वक्त सेल को रिकॉर्ड कर दिया था, अब आखिरी दिन है साल का, जवाब अभी आया नहीं है, कंफर्म हुआ नहीं कि सेल होगी नहीं हुई, तो क्या करना पड़ेगा? उस सेल को रिवर्स करना पड़ेगा। जब हम कस्टमर को सामान देते हैं कि भाई पसंद आए तो रख लेना वरना लौटाना, तब भी हम उसको सेल मान के रिकॉर्ड कर देते हैं। क्यों? सामान बाहर जा रहा है, एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। ओके सर, ओके ओके, हाथ पे हाथ धरे थोड़े ना बैठे रहेंगे। और अभी साल का आखिरी दिन है, 31 मार्च है, हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें लिखनी है बाय सेल्स, एक बैलेंस शीट बनानी है उसमें लिखने हैं डेटर्स। कैसे उस सेल को लिख दें वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में जो अभी कंफर्म ही नहीं हुई सामने से, इसलिए सेल हटानी पड़ेगी, डेबिट करनी पड़ेगी। कैसे उस डेटर्स के नाम पे पैसे चढ़ा दे कि इससे पैसे आएंगे, जब अभी तक उसने कंफर्म ही नहीं किया कि मैं सामान रख रहा हूं, इसलिए डेटर्स की वैल्यू भी घटानी पड़ेगी। एंट्री होगी सेल्स टू डेटर, मतलब अगर लिखा है सवाल में सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो आपको क्या करना है? उतने अमाउंट से सेल को कम कर दो और डेटर्स को कम कर दो। और एक एंट्री और होती है इसकी, इन्वेंट्रीज को बढ़ा दो टू ट्रेडिंग अकाउंट, अपना स्टॉक बढ़ा दो। क्यों? भले ही वो कस्टमर के पास रखा हुआ है लेकिन सामान तो तुम्हारा ही है। क्यों? अभी तक उसने खरीदा नहीं ना, अभी तक उसने कहा नहीं मुझे दे दो, ओनरशिप मेरे नाम पे कर दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। इसलिए तो सेल भी रिवर्स होती है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के केस में, और उस सामान को आपका ही स्टॉक भी बना दिया जाता है, इसलिए इन्वेंट्री को भी बढ़ा देना। ये हुई चर्चा खत्म यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की। उसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें हैं, क्लोजिंग एंट्रीज क्या हैं, ओपनिंग एंट्रीज क्या हैं, इन्हें रीड कर लेना, इनके क्वेश्चंस आएंगे वहीं समझा दूंगा मैं आपको ये क्या होती हैं। एक बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन थ्योरी वाला, प्रोविजन वर्सेस रिजर्व्स, थ्योरी का फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, कि भाई प्रोविजन में और रिजर्व में क्या अंतर है। 4 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, 4 से ऊपर मार्क्स का आ भी नहीं सकता है। पहला, नेचर, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट्स को कम करता है, रिड्यूस करता है, जबकि रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को घटाता नहीं है, वो प्रॉफिट को बांटता है। रिजर्व का मतलब है प्रॉफिट का बंटवारा और प्रोविजन का मतलब है प्रॉफिट का रिडक्शन। अमाउंट प्रोविजन में एस्टिमेटेड होता है, रिजर्व में सर्टेन होता है। प्रोविजन में अंदाजा लगाते हैं 5% डूबेगा, 4% डूबेगा, जबकि रिजर्व का मतलब जो पैसा बचा के रखना है, हमारे सामने पड़ा हुआ है, कितना रखना है, हमारी चॉइस है, सर्टेन है, हमें पता है 2 लाख कमाए 50,000 बचा लो आगे के लिए, रिजर्व। तो अमाउंट सर्टेन होता है रिजर्व का। इफेक्ट क्या होता है प्रोविजन का? प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। रिजर्व से प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होता, एप्रोप्रिएट होता है, बढ़ता है। एग्जाम्पल प्रोविजन के, प्रोविजन फॉर बीडीडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। रिजर्व के एग्जाम्पल जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट्स वगैरह वगैरह। ये रिटेन्ड प्रॉफिट किस नाम से दिखता है सर? हमने तो कभी देखा नहीं रिजर्व में रिटेन्ड प्रॉफिट्स लिखा हुआ। P&L अकाउंट दिखता है ना कभी कभी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, तो वो रिजर्व ही होता है कि भाई P&L अकाउंट में इतने पैसे बचा के रख रखे हैं आपने, यूज नहीं करे, वो रिजर्व ही होता है। ठीक है सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट तो सुना है, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है? भाई ट्रेडिंग अकाउंट में तुम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। हाँ सर। किस चीज का स्टॉक होता है? वो कौन सा स्टॉक होता है? वो फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है। सोचा कभी? नहीं सर, इतना तो नहीं सोचा। स्टॉक कितने टाइप का होता है सर? 3 टाइप का। रॉ मटेरियल, कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस, बस बनने को तैयार ही है, बस बीच में थोड़ा सा रुका हुआ है, बन के तैयार। फिनिश गुड्स तीसरा। तो 3 तरीके का आपका होता है स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट वाला, वो केवल फिनिश गुड्स का होता है। तो यार ये रॉ मटेरियल और WIP का कहाँ लिखा जाएगा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक? वो लिखा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज बनाती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। 3 तरीके के बिजनेस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो खुद बना करके बेचते हैं, ट्रेडिंग जो किसी से खरीद कर आगे बेचते हैं सामान प्रॉफिट जोड़ करके, और सर्विस सेक्टर मेरी तरह जो कुछ बेच नहीं रहे, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारी तो बात ही हटा दो, हमारा तो कोई स्टॉक होता ही नहीं, हमारा तो स्टॉक सारा यहाँ है। ठीक है, ओके सर। ट्रेडिंग अकाउंट, अगर ट्रेडिंग अगर कोई कर रहा है, किसी से खरीद के बेच रहा है, तो वो बनाएगा केवल ट्रेडिंग अकाउंट। उसके लिए जो भी सामान आया वो फिनिश गुड्स है, उसे बस आगे बेचना है, कुछ नहीं करना उसमें। तैयार सामान वो खरीदता है, आगे बेच देता है, उसी का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई खुद बना करके एंटिटी सामान बेच रही है, तो उसके पास कच्चा माल भी होगा, क्योंकि वो खुद बना रही है, रॉ मटेरियल से माल बना रही होगी, उसके पास रॉ मटेरियल भी रखा होगा फैक्ट्री में, कुछ सामान बीच की कंडीशन में तैयार भी रखा होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, और कुछ पूरे तरीके से भी तैयार रखा होगा, फिनिश गुड्स। तो ऐसी एंटिटीज के लिए रॉ मटेरियल और WIP आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, और फिनिश गुड्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है सर। टू रिकॉर्ड रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स। Manufacturing account records opening balance, purchases and closing balance of raw material as well as opening and closing balances of WIP। मतलब रॉ मटेरियल का क्या क्या आता है ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? ओपनिंग बैलेंस, कितना और खरीद लिया और कितना यूज हो गया
क्लोजिंग बैलेंस बाकी कितना रह गया। ये चीजें आती है रॉ मेटेरियल से रिलेटेड। लेकिन WIP से रिलेटेड केवल दो ही चीजें हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। परचेजेस नहीं हो सकती WIP की, नहीं। जो परचेजेस होगी वो रॉ मेटेरियल की होगी। बीच में अधूरा सामान आप कहां से खरीदोगे, उसे तो खुद प्रोसेस में ला करके फिनिश आप करोगे ना, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो। तो WIP की परचेज नहीं होती। ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर आर रिकॉर्डेड इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इटसेल्फ। ट्रेडिंग और P&L की तरह नहीं है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कि डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखवाए और इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसमें लिखवाए P&L अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहता है मेरे रॉ मेटेरियल और WIP से रिलेटेड दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही लिख डालो। तो जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बैलेंस आता है फिर हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वही उसका अगला स्टेप होता है। और अगर कुछ सामान मैन्युफैक्चर करते वक्त कोई बाई प्रोडक्ट बन गया और उस बाई प्रोडक्ट को हमने बेच दिया, फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा गलत हो सकता हूं यहां पर, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मिल्क खरीदा और मिल्क से बटर बनाने की कोशिश करी, ठीक है, या चीज बनाने की कोशिश करी, मिल्क से चीज बनाने की कोशिश करी। बीच में थोड़ी बहुत बटर मिल्क बच गई, अलग से बटर मिल्क ही होता है आई थिंक वो, ठीक है, अलग से उसको आपने मार्केट में बेच दिया। तो वो क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट की सेल, कि मिल्क से बनाने जा रहे थे चीज और बना भी लिया, और चीज को बनाते दौरान जो साइड में थोड़ा सा बटर मिल्क मिल गया हमें, वो है बाई प्रोडक्ट, वो भी बिक जाता है मार्केट में, उसको बेच दिया हमने। और वहां से जो भी हमें सेल प्राइस या वैल्यू मिली उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से माइनस कर देते हैं और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। क्यों? अरे जो कमाई हो गई उससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी ना। मिल्क से चीज बनाने में 10,000 का खर्चा आया, ठीक है सर, लेकिन बीच में जो फ्री फंड की हमें बाई प्रोडक्ट बटर मिल्क मिल गई, उसे बेच के 1,000 रुपए मिल गए हमें, तो नेट कॉस्ट कितनी लगी, 9,000। तो उस टोटल कॉस्ट 10,000 में से माइनस कर दो ना, जो बाई प्रोडक्ट का सेल प्राइस है 1,000 रुपए, ठीक है सर। ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बाकी हम क्वेश्चंस में समझेंगे चीजों को और डिटेल में। ये हो गई सारे टॉपिक्स की चर्चा। अब क्वेश्चंस की यात्रा करते हैं शुरू। लेके नहीं, ऐसे नहीं बोल, ऐसे बोलूंगा तो तुम्हें लगेगा मैं प्रभु। मैं ये बोलना चाह रहा हूं लेके हम सबके अंदर वाले प्रभु का नाम। अगर मैं ऐसे बोल देता लेके प्रभु का नाम तो भाई आज तो पंगे हो जाते, पक्का मैसेज आते मेरे पास, सर क्या बोल डाला, अपने आप को परमात्मा बोल डाला। नहीं, मैं ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है भाई। ठीक है सर, सवालों पे चलो। ओके चलिए जी, तो क्वेश्चंस की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायल बैलेंस दे रखा है एक आपको, और आपसे क्या चीजें मांगी गई है ट्रायल बैलेंस के अंदर, परचेजेस, सेल्स, डेटा, क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, अदर एक्सपेंसेस, इनकम, फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कैपिटल, ये सब दे रखे हैं। जो मांगी गई है वो चीज है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है आपको 3 लाख रुपए। तो क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट है भाई साहब। एक तो क्वेश्चन आपसे मांग रहा है नंबर 1 कि भाई हमें बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो इसको अप्लाई करने का समय आ गया है। ओपनिंग स्टॉक कितना है 2 लाख रुपए प्लस नेट परचेजेस 10 लाख रुपए। सर नेट परचेज तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद आती है ना। हाँ, परचेज रिटर्न है ही नहीं, कुछ होती तो माइनस कर देता मैं, है ही नहीं तो अब मैं क्या करूं। ठीक है सर, माइनस क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, आपका आंसर सीधा 12 लाख रुपए आ जाएगा। सर आप पूरा फॉर्मूला पढ़ो। सर आप फॉर्मूला भूल गए। ओपनिंग स्टॉक में चलो आपने नेट परचेजेस को ऐड कर दिया, पर सर डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड नहीं करे आपने। भाई अपना क्वेश्चन देखना, डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं कहीं, अदर एक्सपेंसेस है, वो तो इनडायरेक्ट है। और सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है। और अंदर का मतलब मैंने बताया था वो परचेज में ऑलरेडी एडजस्टेड है, वो परचेज में ऑलरेडी एडजस्टेड है, दोबारा माइनस नहीं करना। तो सीधा आंसर 12 लाख आ जाएगा। ओके सर, मतलब सर अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तो हम उसे माइनस भी नहीं करेंगे COGS निकालते हैं। बिल्कुल ठीक। और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, ये क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट है। क्रेडिटर्स को कितने पैसे आपने चुकाए, ये पता है कैसे निकलेगा। ओपनिंग क्रेडिटर ले लो कितने, कितना सामान आपने और खरीदा क्रेडिटर से वो प्लस कर दो, और लास्ट में क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने बचे हुए वो हटा दो वहां से, तो बाकी का पैसा कहां गया, आपने चुका दिया होगा। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं, क्वेश्चन ने ये दे रखा 3 लाख रुपए, प्लस परचेजेस 10 लाख प्लस 3 लाख, 13 लाख रुपए लेना, 13 लाख रुपए लेना परचेजेस। सर समझाओ हमें, मैं समझाता हूं भाई। देखो अंदर क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब है कि पहले से ही परचेज में वो माइनस हो चुका है, दोबारा माइनस नहीं करना। जैसा हमने COGS के फॉर्मूले में किया, दोबारा माइनस नहीं किया।
यानी वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो मैं कह सकता हूं ना 3 लाख माइनस करने के बाद ही मेरी परचेजेस बची थी ट्रायल बैलेंस के अंदर वाली 10 लाख। लेकिन जो सामान मेरे पास बचा हुआ है वो भी तो खरीदा ही होगा मैंने। क्रेडिटर तो 13 लाख ही मांगेगा पूरे, या क्रेडिटर कहेगा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो चलो तुम्हारे 3 लाख रुपए माफ। क्रेडिटर तो पूरे 13 लाख ही मांगेगा ना। यस, तो टोटल परचेजेस 13 लाख लेनी पड़ेगी माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? क्लोजिंग क्रेडिटर ये रहे आपके 4 लाख रुपए। तो 3 और 13 16 माइनस 4, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स आ जाएगा 12 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपए, परचेजेस 6,72,000, कैरेज इनवर्ड 30,000, वेजेस 50,000, सेल्स 11 लाख। रिटर्न इनवर्ड होती है सेल रिटर्न 1 लाख रुपए, रिटर्न आउटवर्ड होती है परचेज रिटर्न 72,000, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। फ्रॉम दी अबव इन्फॉर्मेशन आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाना है। सबसे पहले बहुत सिंपल है, बन जाएगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। और आपको नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज और करके दिखानी है। क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है? ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी चीजें डेबिट साइड आ रही है उनकी एंट्री लिख देना। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू डायरेक्ट एक्सपेंस टू ग्रॉस प्रॉफिट, काम खत्म। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी चीज क्रेडिट साइड आ रही है उनकी एंट्री लिख देना। बाय सेल्स अकाउंट या मतलब सॉरी सेल्स अकाउंट डेबिट और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। दैट्स इट, ये आपकी क्लोजिंग एंट्रीज हो जाएंगी। और जीपी को P&L के हवाले करने की वाली एंट्री करनी है तो वो भी कर देना, वो हो जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये क्लोजिंग एंट्रीज होती है। जो फाइनल अकाउंट्स को बनाते वक्त, ट्रेडिंग और P&L को बनाते वक्त जो एंट्रीज बनती हैं उन्हें हम क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। ठीक है सर जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ते हैं जरा इसको। रेवेन्यू एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसेस ऑफ मेसर्स ABC ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 वर एज फॉलोज। आपको जीपी दे रखा है, सैलरी दे रखी है। क्रेडिट डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब इनकम है, मतलब P&L में क्रेडिट साइड आएगा 18,000 का 18,000 रुपये। उसके बाद डिस्काउंट डेबिट है, डिस्काउंट डेबिट जो है 19,000 वो आपका P&L में डेबिट साइड आएगा क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड है, ये लॉस है। बैड डेट 17,000, डेप्रिसिएशन 65, लीगल चार्जेस 25, कंसल्टेंसी फी 32, ऑडिट फीस 1,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 17,000, टेलीफोन पोस्टेज टेलीग्राम 12, स्टेशनरी इंटरेस्ट पेड वगैरह वगैरह। P&L अकाउंट बहुत सिंपली तरीके से बन जाएगा। क्रेडिट साइड आ जाएगा एक तो जीपी और एक डिस्काउंट, बाकी सारे खर्चे डेबिट साइड आ जाएंगे। दैट्स इट। और P&L में नेट प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। और जो P&L अकाउंट की डेबिट साइड वाली एंट्रीज हैं उनके लिए लिख देना P&L अकाउंट डेबिट टू, जैसे डेप्रिसिएशन, लीगल चार्जेस, बैड डेट्स, कंसल्टेंसी फीस, डिस्काउंट, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन पोस्टेज टेलीग्राम, स्टेशनरी इंटरेस्ट पेड। और अदर साइड वाली एंट्रीज बाय जीपी टू P&L पहले लिख ली थी, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू P&L 18 ये और आ जाएगी। बस ये क्लोजिंग एंट्रीज है, मतलब जो ट्रेडिंग और P&L में दिखें वो क्लोजिंग एंट्रीज हैं। बैलेंस शीट में कोई एंट्री नहीं दिखती। क्वेश्चन नंबर 4, 1 अप्रैल 2020 को प्रोविजन में ऑलरेडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट में 40,000 का बैलेंस है 1 अप्रैल 2020 को। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है 31/3/2020 कह लो या 1 अप्रैल 2020 कह लो, एक ही बात है, वो 15 लाख रुपए है। और बेड डेट्स हुए 1 लाख रुपए की। आपसे कह रहे हैं इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बेड डेट्स। बेड डेट्स को राइट ऑफ कर दो। मैंने बताया था बेड डेट की 2 एंट्री होती है, एक तो बेड डेट टू डेटर और एक फिर उसके बाद उसको प्रोविजन और P&L की मदद से राइट ऑफ करना। प्रोविजन अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू बेड डेट। तो ये राइट ऑफ करने के लिए कह रहे हैं आपसे, और कह रहे हैं राइट ऑफ करने के बाद ये भी देख लो कि प्रोविजन में 5% पैसा मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो P&L से कितना पैसा लोगे प्रोविजन में डालने के लिए, ये निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। बहुत सिंपल है, आइए जरा करते हैं। देखिए ये 40,000 का जो नुकसान है, ये 1 लाख का जो नुकसान है, बेड डेट 1 लाख के, ये पहले आपको राइट ऑफ करने हैं। कैसे राइट ऑफ करते हैं? प्रोविजन की मदद से कितना राइट ऑफ हो पाएगा बताइए। सर प्रोविजन में तो मात्र 40,000 रुपए है, तो प्रोविजन की मदद से केवल 40,000 राइट ऑफ हो पाएगा। और पूरे बेड डेट्स कितने राइट ऑफ करने हैं? 1 लाख रुपए के। बाकी 60,000 कहाँ से लेंगे? सर बाकी 60,000 हमें P&L अकाउंट से लेना पड़ेगा। एक तो बात ये हो गई। उसके बाद कह रहे हैं 5% का प्रोविजन और क्रिएट करो। मेंटेन नहीं, सॉरी क्रिएट वर्ड लिखा हुआ है कि 5% का प्रोविजन और क्रिएट करना है। प्रोविजन में क्रिएट का मतलब P&L से लेकर इतने पैसे और डालने हैं। तो एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। और ये 5% किस पे लगेगा? 5/100 इंटू 15 लाख पे नहीं, 14 लाख पे, यानी 70,000, क्योंकि 1 लाख रुपए तो डूब गए, ये वाले 1 लाख रुपए डूब गए। ये कोई ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दे रखी है फिगर आपको 1 लाख की कि डेटर से माइनस नहीं करोगे, ये कोई ट्रायल बैलेंस नहीं है, इसलिए डेटर से माइनस होंगे 1 लाख रुपए, फिर 14 लाख पे 5% का प्रोविजन लगेगा। और क्वेश्चन कह रहा था टोटल P&L में डेबिट कितना होगा ये बताओ। तो P&L डेबिट 70 और 60, टोटल P&L में डेबिट हो जाएगा 1,30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका होमवर्क, ऐसे होमवर्क मार्क कर लो। निहायत ही साधारण सिंपल क्वेश्चन है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाने, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल डाटा दे रखा है, कोई पॉइंट ही नहीं इसमें डिस्कस करने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स दयाल ब्रदर्स एज ऑन 31 मार्च 2020। आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, कैपिटल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग 14% टर्म लोन, लोन फ्रॉम दास एंड कंपनी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, इन्वेंट्रीज, फर्नीचर, ट्रेड पेबल, एडवांस टू सप्लायर, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स। बैलेंस शीट बनानी है तो यार ये भी हो ही जाएगा, वैसे बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको समझ में ना आए कौन सा आइटम कहाँ क्यों लिख रखा है तो मेरे से पूछ लेना, ये भी हो जाएगा, ये भी निहायत ही साधारण क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर 7 पे आते हैं। बैलेंस शीट ऑफ थापर एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज एज फॉलोज। लायबिलिटीज एसेट्स, ट्रेड पेबल 15 लाख, एक्सपेंसिस पेबल 1.5 लाख, कैपिटल 50 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख, फर्नीचर एंड फिक्सचर 3 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 14 लाख, कैश एट बैंक 6.5 और इन्वेंट्री कितना है, इन्वेंट्री अरे 1 0 ज़्यादा लग गई, 13 लाख आएगा। वो स्टडी मटेरियल में भी आई थिंक 1 0 जो है वो ज़्यादा लगी हुई है, इसलिए अब ठीक कर दिया मैंने। चलो, ड्यूरिंग 19-20 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 18,30,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है। दिस वाज आफ्टर अलाउिंग फॉर द फॉलोइंग। 18,30,000 का नेट प्रॉफिट निकालते वक्त रेंट रिसीव्ड एडजस्ट हो चुका है, डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी फर्नीचर पर एडजस्ट हो चुका है, प्रोविजन 5% का जो है वो एडजस्ट हो चुका है। बट वाइल प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड फॉर। नीचे दिए गए 2 आइटम्स को हम भूल गए P&L अकाउंट बनाते वक्त, इनकी एडजस्टमेंट करना भूल गए। कौन से हैं वो 2 आइटम्स? नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 180। आपको पता है क्या एंट्री होती है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस P&L में डेबिट साइड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से माइनस, P&L में खर्चे से माइनस और बैलेंस शीट में एसेट साइड। करंट एसेट और लायबिलिटी दे रखी है आपको 31 मार्च 2020 को, आपको इसकी बैलेंस शीट बना करके दिखानी है। तो इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाते वक्त कौन सी खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है? सबसे पहली खास बात, ये जो नीचे 2 आइटम्स प्रॉफिट निकालते वक्त कंसीडर नहीं किए गए थे, इनको कंसीडर करो, पहले प्रॉफिट को सुधारो, तब बैलेंस शीट सही बनेगी। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करना पड़ता है ना, गलत प्रॉफिट उठा के ले जाओगे बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। पहले प्रॉफिट को सुधारो। 18,30,000 के प्रॉफिट में 20,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस प्लस कर दो, क्योंकि ये खर्चा इस साल का है नहीं, अगले साल का है। खर्चे को हटाओ, तो खर्चा हटाएंगे, कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए 20,000 प्लस कर देना। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नामक का नया खर्चा आ गया, उसे माइनस कर देना 180, तब आपका सही प्रॉफिट निकल करके आएगा, उसे कैपिटल में ले जाके प्लस करना। बाकी सारी चीजें कहाँ जाएंगी आपको पता ही है। और डेप्रिसिएशन जो प्लांट मशीनरी का है वो माइनस हो जाएगा प्लांट मशीनरी से, और फर्नीचर का 5% माइनस कर देना, 3 लाख का 5% 15,000, ठीक है। और प्रोविजन 5% का जब बनाओगे ट्रेड रिसीवेबल्स पे, तो वो प्रोविजन भी ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करना भूलिएगा मत। और वो प्रोविजन ऊपर वाले 14 लाख पे मत निकालना, नीचे वाले 20 लाख पे निकालिएगा वो प्रोविजन, ठीक है। क्योंकि 31 मार्च का जो बैलेंस है वो 20 लाख है, और 31 मार्च के ही बैलेंस पे जो है वो प्रोविजन निकलता है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। चलो, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओपनिंग एंट्री करनी है। 8th क्वेश्चन इज योर होमवर्क, 9th क्वेश्चन इज योर होमवर्क, 10th क्वेश्चन इज योर होमवर्क। इनमें कुछ भी नहीं है, निहायत ही साधारण क्वेश्चन है। 11th पोपटलाल क्वेश्चन इज योर होमवर्क, कुछ है ही नहीं, ओपनिंग एंट्रीज करनी है। देख लेना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, ऊपर नंबर चल ही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। नेक्स्ट है सीरीज में माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, इसकी एडजस्टमेंट्स जो है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल साधारण है, इसकी एडजस्टमेंट्स को जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एडजस्टमेंट क्या क्या कहती है? सबसे पहली एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पे 5%, बहुत सिंपल तरीके से लग जाएगा। बिल्डिंग से माइनस कर देना और P&L में डेबिट साइड लिख देना टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 10% लगाना है। लेकिन एक स्टील टेबल खरीदी थी जो फर्नीचर में ही आती है 14,000 रुपए की, वो सोल्ड फॉर सेम प्राइस, उसे आपने बेच दिया 14,000 में। तो एक स्टील टेबल जिसे आपने 14,000 में बेच दिया, उसे आपने वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, यानी सेल मान लिया। सेल यानी ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया बाय सेल्स में, जबकि आपको पता है अगर फर्नीचर बेचते हो तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, ना कि सेल्स अकाउंट। तो क्या करेंगे, इसके 2 इफेक्ट होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में जहां सेल है वहां से कम करो इसको, क्योंकि ये सेल नहीं है, गुड्स की सेल आती है वहां पे, ये फर्नीचर की सेल है, गुड्स की सेल नहीं है। और फर्नीचर को बैलेंस शीट में जाके माइनस करो, दोनों माइनस होंगे, सेल भी माइनस और फर्नीचर भी माइनस, क्योंकि फर्नीचर चला गया हमारे पास से और हमने फर्नीचर को हटाया ही नहीं अभी तक। तब जाके फिर डेप्रिसिएशन निकालिएगा बची हुई वैल्यू पर सही तरीके से। ऑफिस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन 15% लगाना है, लेकिन
एक टाइपराइटर खरीदा 40,000 का। टाइपराइटर एक ऑफिस इक्विपमेंट होता है, जब टाइपराइटर खरीदते हैं तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बट आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर रखा है। एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट डेबिट होना चाहिए, आपने गुड्स की परचेज मान के परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, परचेज को बढ़ा दिया। तो ट्रेडिंग अकाउंट से परचेज को घटाओ और बैलेंस शीट में ऑफिस इक्विपमेंट नामक एसेट को बढ़ा दो, ऑफिस इक्विपमेंट नामक एसेट को बढ़ा दो, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाना। और मोटर कार पे तो सीधा लग जाएगा 20%, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक बाहर दे रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। 2 महीने का गोडाउन का रेंट आउटस्टैंडिंग बताया गया है। अपने ट्रायल बैलेंस में देखना कितना रेंट पेड है, 55,000, और वो कह रहे हैं 2 महीने का उधार है, तो ये 55,000 10 महीने का हुआ, 1 महीने का कितना हो गया 5,500। 2 महीने का उधार निकालना है, वो कितना हो जाएगा 11,000 रुपये। भाई अगर 55,000 वो कह रहे हैं 2 महीने का रेंट बकाया है और ट्रायल बैलेंस कहता है हमने टोटल रेंट 55,000 पे करा है, तो वो 10 महीने का हुआ, तो 1 महीने का कितना हुआ 5,500, तो 2 महीने का बकाया कितना रह गया 11,000 रुपये। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन गया 11,000। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, P&L में डेबिट साइड लिखो और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखो। P&L में डेबिट साइड कहाँ लिखोगे, जहां ये रेंट लिखा है 55,000 उसी में प्लस करके लिखोगे 11,000 66,000, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि चुकाया नहीं है उधार है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम, दिस लोन वॉज टेकन ऑन 1 मई। पहली बात लोन कितने का है, लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख रुपए का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, इस पर है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, लेकिन लगेगा कितने महीने के लिए, मई जून जुलाई अगस्त मार्च 11 महीने के लिए, क्योंकि अप्रैल में लोन था ही नहीं, 1 मई को लिया हमने, तो 11 महीने के हिसाब से कितना निकल के आना चाहिए 33,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है, जो हमने विश्वनाथ से लिया है उस पर ब्याज बनता है 33,000, जबकि हमने ब्याज पे कितना करा है केवल अपने ट्रायल बैलेंस में देखो 27,000, तो 6,000 का ब्याज आउटस्टैंडिंग है। P&L में ऐड कर देना, जब P&L में लिखोगे टू इंटरेस्ट 27 उसमें प्लस कर देना 6 और टोटल लिखना 33, क्योंकि P&L एक्रूअल बेसिस पे बनता है, वो ये नहीं कहता पे हुआ है नहीं, ब्याज इसी साल का है ना, लिख दो P&L में, पे हुआ है नहीं इससे मतलब नहीं है। और 6,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी लिखे, पूछो क्यों, क्योंकि पे नहीं किया आपकी उधारी, बिल्कुल रेंट आउटस्टैंडिंग जैसा ट्रीटमेंट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर, मेंटेन्ड, इस बार क्रिएट वर्ड नहीं है, मेंटेन्ड वर्ड है। कह रहे हैं इतने पैसे डालने नहीं है, इतने पैसे होने चाहिए। प्रोविजन में सन्ड्री डेटर्स का 5% पैसा होना चाहिए। सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, सन्ड्री डेटर, अरे मिल जा भाई, इतना समय नहीं है हमारे पास, ये रे सर 8,60,000, और बाहर कोई बेड डेट्स है नहीं, और अंदर जो ट्रायल बैलेंस के बेड डेट्स है उसका मतलब ये वो ऑलरेडी उसकी बेड डेट टू डेटर वाली एंट्री हो चुकी है, वो ऑलरेडी डेटर से माइनस है, उनको दोबारा माइनस नहीं करना होता। तो सीधा 8,60,000 पे आप 5% लगाओगे तो फिगर आएगी 43,000 की, 43,000 रुपए की। 43,000 रुपए प्रोविजन में होने चाहिए, डालने नहीं है, वो कह रहे हैं मेंटेन्ड होने चाहिए। अभी हैं कितने प्रोविजन में, अभी सर 30,000 है, 30,000, तो आप लोगों को लगेगा 13,000 और डालने, अरे नहीं, इस 30,000 में से ये अंदर वाले 20,000 बेड डेट राइट ऑफ करने के लिए यूज हो जाएंगे, बचेंगे केवल 10,000, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो ये बेड डेट है 20,000, इसके लिए वो एंट्री तो नहीं करनी हमें बेड डेट टू डेटर वाली, बट इन्हें राइट ऑफ करने की एंट्री तो करनी है। मैंने बताया था प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बेड डेट अकाउंट, उसका असर क्या होता है, प्रोविजन का पैसा कम हो जाता है, ये बेड डेट को राइट ऑफ करेंगे तो प्रोविजन में 30 - 20 10,000 ही रह जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं होने चाहिए 43,000, तो 10,000 रह जाएंगे, होने चाहिए 43,000। कितने रुपए और डालोगे P&L से लेके 33,000, तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड आएगा 33,000, और प्रोविजन जो बैलेंस शीट में फाइनली माइनस होगा डेटर से वो 43,000 होगा। 10,000 बचा हुआ और 33,000 P&L से और डाला गया 43। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम पहले देखो। इंश्योरेंस प्रीमियम ये रहा 55,000 टोटल है। कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर 40,000 रुपए तो ऐसे हैं जो प्रोप्राइटर यानी मालिक की LIC का प्रीमियम भरा है, और मालिक की अपनी पर्सनल लाइफ की पॉलिसी है, वो ड्रॉइंग्स कहलाती है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो ड्रॉइंग्स है, और आपने उसे बिजनेस के खर्चे में लिखा हुआ है। तो इसका क्या असर होगा P&L में, जब आप यहां अपने खर्चे साइड लिखने जाओगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें 55,000 में से ये 40,000 हटा दोगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, मालिक का पर्सनल खर्चा है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा इस 40,000 का, कैपिटल में जब ड्रॉइंग्स माइनस करोगे ना, तो ड्रॉइंग्स में ये 40,000 भी ले लेना, ये 40,000 अब ड्रॉइंग्स बन जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल गया ये मालिक का पर्सनल खर्चा है, इसे वहां से हटाना है और ड्रॉइंग्स बनाना है।
ठीक है, ड्राइंग्स में भी ले लेंगे। एंड बैलेंस ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस, कह रहे हैं जो बच गए इंश्योरेंस चार्जेस 15,000 रुपए के, ये 1 अप्रैल 19 से लेकर 30 जून 2020 तक के। 1 अप्रैल से 30 जून 2020 निकालोगे तो 15 महीने आते हैं, जबकि हमारा साल तो केवल 12 महीने का है। तो मतलब हमने 3 महीने का अगले साल का, अप्रैल मई जून 2020 का खर्चा भी इसमें ले रखा है। मैचिंग कहता नहीं अगले साल का खर्चा हटाओ। तो अगर 15 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 है तो 1 महीने का 1,000 हुआ, अगले साल के 3 महीनों का हो गया 3,000, उन्हें यहां से हटाओ, फाइनली आएगा यहां पे 12,000। और ये 3,000 का प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट में एसेट साइड भी ले जाना, क्योंकि ये 3,000 अगले साल का आपने खर्चा अभी पे कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट बनता है। बताया आपको प्रीपेड एक्सपेंस की क्या एडजस्टमेंट होती है, P&L में खर्चे से माइनस कर दो 3,000 और बैलेंस शीट में एसेट साइड ले जाओ, ये बिल्कुल वही है। ठीक है सर, चल तो इलस्ट्रेशंस होती है समाप्त। जो हमारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है उसकी इलस्ट्रेशंस हो गई हैं खत्म। अब हम आएंगे उसके प्रैक्टिकल से। हमें क्या मतलब, हमें तो सीरीज में आगे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इलस्ट्रेशन आखिरी है ये। क्रिम्सन लिमिटेड P&L अकाउंट दे रखा है आपको और कह रहे हैं डेप्रीसिएशन है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है, इंक्रीज इन प्रोविजन है, प्रपोज डिविडेंड है, रिटेन्ड प्रॉफिट है, लायबिलिटी फॉर टैक्स है। 6 चीजें कह रहे हैं, बताओ इनमें से क्या प्रोविजन बनेगा, क्या रिजर्व में जाएगा, और क्या ना प्रोविजन है ना ही रिजर्व है। इनमें से 1, 3 और 6 ये तो है प्रोविजन, और 5 है इनमें रिजर्व, और बाकी कुछ भी नहीं है। डेप्रीसिएशन का प्रोविजन बनाते हैं, आपको पता है प्रोविजन फॉर डेप्शन। हाँ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ क्या है, ना प्रोविजन है ना रिजर्व है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है। इंक्रीज इन प्रोविजन प्रोविजन है, प्रपोज डिविडेंड कुछ भी नहीं है। रिटेन्ड प्रॉफिट जो है वो रिजर्व है, आपका पहले ही बताया था मैंने, रिजर्व के एग्जांपल में भी लिखा हुआ है। और लायबिलिटी फॉर टैक्स ये भी एक प्रोविजन है, क्योंकि हम इसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्स नामक चीज बना करके चलते हैं। वी प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर दिस। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड पहले कभी हुआ करती थी करंट लायबिलिटी हमारी, लेकिन अब इसको हम एज एन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ट्रीट करने लगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ना प्रोविजन है ना रिजर्व है। ठीक है सरकार, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब श्रृंखला में कौन सा आ रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गैंग्यूली प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। चलो ठीक है, एडजस्टमेंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं इसकी। मित्रों, एक तो इसमें 5th एडजस्टमेंट आपको तंग कर सकती है, रॉबर्ट वाली। ठीक है, कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और एक प्रोविजन वाली जो एडजस्टमेंट है लास्ट में, इसको डील करके चलेंगे। बाकी जो है वो सिंपल है क्वेश्चन पूरा, बाकी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स में 20,000 रुपये रॉबर्ट के नाम पर है, 20,000 रुपये रॉबर्ट से लेने हैं। एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी 10,000 रुपये रॉबर्ट के नाम पर है, 10,000 उसे देने हैं। तो इन दोनों में से छोटी फिगर सेलेक्ट करो, 10,000 उसे डेटर और क्रेडिटर दोनों से माइनस कर डालो। हमेशा याद रखना ये एडजस्टमेंट अगर आए कहीं भी कि एक ही व्यक्ति है, वो डेटर भी है और क्रेडिटर भी है, तो जितने अमाउंट से वो डेटर है और जितने अमाउंट से वो क्रेडिटर है, उन दोनों की छोटी फिगर लो और डेटर और क्रेडिटर दोनों से माइनस कर डालो। ये होती है इसकी एडजस्टमेंट, आगे के लिए ध्यान रखिएगा। 20,000 10,000 में से छोटी फिगर ले लो 10,000, डेटर और क्रेडिटर दोनों से 10,000 माइनस कर दो। उसके बाद प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट पे आते हैं। तो देखिए, प्रोविजन जो है वो 5% मेक लिखा हुआ है, बनाना है। ठीक है, डेटर्स पे। अब वो कैसे बनेगा, अब आपको लगेगा डेटर्स जो है वो ये रहे 120 और इस पे सीधा 5% बन जाएगा, जबकि नहीं। पहले 1,20,000 के डेटर्स में से एक तो आपको ये माइनस करना है 15,000 रुपये का सामान जो वापस आ गया, जो सेल रिटर्न है, जो आपने बेचा था कस्टमर को, डेटर बनाए थे, बट आपने उन्होंने वो वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ये हमें नहीं चाहिए, तो वो आपके डेटर्स रहेंगे नहीं, वो माइनस कर दो। ठीक है सर, और उसके बाद एक आपको एडजस्टमेंट और करनी थी, ये जो मैंने कहा था 10,000 रुपये डेटर और क्रेडिटर दोनों से माइनस करने हैं, तो ये भी माइनस होंगे। यहाँ पे बचेगा 95,000, उसका 5% निकालोगे तो आएगा 4750। तो मेरा डेटर में बैलेंस माइनस होगा प्रोविजन के नाम का 4750, और P&L में भी डेबिट साइड आएगा 4750। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब ये एडजस्टमेंट की चर्चा हम करेंगे, ये ना इंटरेस्ट वाली, मैंने बोला नहीं बट ये इंटरेस्ट वाली चर्चा बहुत भारी है। इंटरेस्ट वाली चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। मित्रों, पहले करेंगे इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड की चर्चा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड पे एडजस्टमेंट नंबर 7 है, बहुत ध्यान से देखना। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपको 7,250 रुपये। ठीक है, और लिखा हुआ है इसमें से भी 1,000 रुपये डेटर से आए हैं, जो कि लेट पेमेंट दी थी उसने, हमने इसलिए उसके ऊपर ब्याज लगा दिया था, तो एक तो उनको हटाओ।
तो हमें इन्वेस्टमेंट से ब्याज मिलता है मेनली और डिपॉजिट से ब्याज मिलता है मेनली, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट से कितना मिलना चाहिए था, 25,000 का 5%, कितना होता है मेरे हिसाब से आएगा 1,250 रुपये, बिल्कुल ठीक। और इन्वेस्टमेंट से मिलना था 1.5 लाख का 10%, 15,000 रुपये। टोटल ब्याज हमें मिलना था 15,000 और 1,250, 16,250 रुपये। लेकिन हमें मिला कितना है, इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट से, केवल इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट से 7,250 नहीं, 6,250, क्योंकि 7,250 में भी 1,000 रुपये किसके हैं, डेटर से जो आए। तो 6,250 ही ब्याज ऐसा है जो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट के नाम का हमें मिला है, जबकि मिलना कितना चाहिए था इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट के नाम का, 16,250। 10,000 रुपये का इंटरेस्ट बन गया, इंटरेस्ट एक्रूड, जिसे हमने शुरू में क्या एडजस्टमेंट का नाम दिया था, इनकम आउटस्टैंडिंग या इनकम एक्रूड, एक ही बात है। 10,000 रुपये, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये 10,000 रुपये मित्रों, सबसे पहले तो कहाँ चला गया क्वेश्चन, कहाँ चला गया क्वेश्चन, कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये रहा। ये 10,000 रुपये सबसे पहले तो आप अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखोगे, क्योंकि पैसा अभी नहीं मिला है बट मिलेगा ज़रूर, एसेट है आपका। और दूसरा, जब आप अपना P&L अकाउंट में इंटरेस्ट की इनकम को रिकॉर्ड करने जाओगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो वहां 7,250 में प्लस कर देना 10,000 और टोटल लिखना 17,250। मैंने बताया था इनकम आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट यही होता है, P&L में इनकम में प्लस कर दो और बैलेंस शीट में एसेट साइड जा करके लिख दो, ठीक है सर जी। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है इसी क्वेश्चन में, जो इंटरेस्ट पेड के ऊपर है। मैं इन सबको रब कर लेता हूं एक बार। इंटरेस्ट पेड के ऊपर जो एडजस्टमेंट है, अब हम उसकी बात करेंगे। इंटरेस्ट पेड को बहुत ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनना। ये देखो, हमने एक लोन लिया देना बैंक से, 1 लाख रुपए हमारे ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है, लेकिन एडजस्टमेंट में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये लोन शुरू में 50,000 रुपये का ही था, बस साल के आखिरी दिन हमने 50,000 रुपये और ले लिए थे, तो टोटल जो हमारा लोन दिख रहा है वो 1 लाख रुपये इसलिए दिख रहा है। तो भाई ब्याज पूरे 1 लाख पे नहीं लगेगा, क्योंकि 50,000 रुपये आधे 50,000 तो आपने साल के आखिरी दिन लिए हैं, बिल्कुल उन पे पूरे साल का ब्याज कैसे लगेगा। तो ब्याज जो निकाला जाएगा सबसे पहले वो केवल और केवल 50,000 की वैल्यू पर ही निकाला जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है सर। तो 50,000 की वैल्यू पर 6% अगर आप 12% अगर आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, 6,000 रुपये। तो हमारा जो लोन फ्रॉम देना बैंक हमें पे करना चाहिए था वो कितना, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक जो हमें पे करना चाहिए था वो 6,000 रुपये का इंटरेस्ट हमें पे करना चाहिए था। हमने पे कितना किया, 4.5 नहीं, 4.5 नहीं, जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है 4.5 नहीं, 4.5 के अंदर जो देना बैंक को दिए वो तो 3,000 रुपये ही हैं। 6th एडजस्टमेंट पढ़ो, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक, मतलब ये जो 4.5 का इंटरेस्ट दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, इसमें से देना बैंक को तुमने 3,000 रुपये दिए हैं बस, बाकी 15,000 किसी क्रेडिटर को ब्याज चुकाया तुमने, क्योंकि उसका पैसा लेट कर दिया था तुमने इसलिए। तो देना बैंक के हाथ 6,000 का ब्याज लगना चाहिए था, उन्हें दिया कितना तुमने, केवल 3,000। तो तुम्हारा आउटस्टैंडिंग ब्याज, आउटस्टैंडिंग खर्चा कितना है, उधार खर्चा जो तुमने चुकाया नहीं, 3,000 है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इस 30,000 का क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करते हैं, मैंने बताया P&L में खर्चे में ऐड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। P&L में जब तुम खर्चा लिखोगे टू इंटरेस्ट पेड, तो वहां पे 4,500 में ये 3,000 जोड़ देना, 7,500 आएगा। और ये 7,500 टोटल कैसे बना, सोचो लॉजिकली, 6,000 इंटरेस्ट देना बैंक के लोन पर और 1,500 जो तुमने क्रेडिटर को दिया है वो, टोटल 7,500, ठीक है सर। और 3,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी लिख देना, क्योंकि ये उधार बकाया है बस। और इस चैप्टर की, इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी और उनमें कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेन गुप्ता एंड कंपनी वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं जरा इसको। सेन गुप्ता एंड कंपनी ने employs a team of 8 workers who were paid 30,000 per month each in the year ending 31 मार्च 2019, ठीक है। लो भाई, मैं एक काम करता हूँ, इसकी ना फोटो बना लेता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा अच्छे से। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, मतलब एक ये साल है, 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 2019। एम्प्लॉयज ए टीम ऑफ 8 वर्कर्स, यहाँ पे 8 वर्कर अपॉइंट करे सेन गुप्ता एंड कंपनी ने, जिन्हें क्या चुकाना है, 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पे उन्हें रखा गया था, एट द रेट 30,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी, ठीक है, ईच, हर एक बंदे की, हर एक बंदे की, ठीक है। उसके बाद एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19-20, मतलब जब 1 अप्रैल 19 आई और साल 19-20 आया,
तो साल 19-20 में क्या किया गया, कंपनी रेज्ड सैलरीज बाय 10% टू 33,000 पर मंथ ईच। तो कंपनी ने सैलरी बढ़ा के 33,000 कर दी, मतलब 1 अप्रैल 19 से जो सैलरी है 8 वर्कर्स की वो अब हो जाएगी एट द रेट 33,000 पर मंथ ईच वर्कर की। 1 अक्टूबर 2019 आते आते, कब आएगी 1 अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर बीतने के बाद डेट आएगी 1 अक्टूबर 2019। यहां पर कंपनी ने 2 नए एम्प्लॉइज और हायर कर लिए, 21,000 रुपए पर मंथ दोनों की सैलरी रखी गई है। यहां पे 2 बंदे और आ गए, 2 ट्रेनीज, जिनकी सैलरी रखी गई एट द रेट 21,000 पर मंथ ईच की। वर्क फोर्सेज आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ। कह रहे हैं सैलरी जो दी जाती है वो अगले महीने की पहली तारीख को दी जाएगी। जनवरी की सैलरी मिलेगी फरवरी 1 को, अप्रैल की सैलरी मिलेगी 1 मई को, मई की सैलरी मिलेगी 1 जून को, ऐसे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या मांगा है आपसे, पहली चीज अमाउंट ऑफ सैलरीज विच शुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट ऑफ 31 मार्च 2020। जो ये वाला साल है, इस साल की कितनी सैलरी बनती है जो P&L में जाएगी, बस इतना बता दो भाई, बहुत सिंपल है। 8 वर्कर्स की 33,000 रुपए पर महीने के हिसाब से पूरे 12 महीने के लिए निकलेगी, बिल्कुल सर, प्लस 2 ट्रेनीज की 21,000 रुपए पर महीने के हिसाब से 6 महीने के लिए निकलेगी, क्योंकि वो अक्टूबर में आया, अक्टूबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने के लिए। तो ये कितना आता है देखना जरा टोटल, ये आएगा 34,20,000, 34,20,000। पहली रिक्वायरमेंट हुई पूरी, साल की पहली रिक्वायरमेंट पूरी। साल की दूसरी रिक्वायरमेंट, अमाउंट एक्चुअली पेड 19-20 में पेमेंट कितनी होगी, 19-20 में पेमेंट कितनी होगी मैं बताता हूं, सुनना। 8 वर्कर्स की 33,000 रुपए पर महीने के हिसाब से केवल 11 महीने की पेमेंट होगी। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों? अरे भाई जो 12वां महीना है मार्च 2020 का, उसकी सैलरी तो 1 अप्रैल 2020 को पे करी जाएगी ना। ये वाला जो आखिरी महीना है मार्च वाला, इसकी सैलरी 1 अप्रैल 2020 में पहुंच जाएगी, जो कि अगला साल शुरू हो जाएगा। वो कह रहे हैं पेमेंट कितनी हुई, पैसे कितने चुकाए गए ये बताओ। सैलरी बनती कितनी है वो तुमने बता दी, पर पेमेंट कितनी हुई, केवल 11 महीने की। इसी तरीके से जो 6 वर्कर्स हैं उनकी, सॉरी जो 2 ट्रेनीज हैं उनकी 21,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 6 महीने की नहीं 5 महीने की आएगी, क्योंकि उनकी मार्च 2020 की सैलरी उनकी भी 1 अप्रैल को पे करी जाएगी और 1 अप्रैल 20 आ जाएगा, 20-21 वाला साल। और एक चीज ऐड करना जो स्टूडेंट यहां पे भूल जाते हैं, वो है 8 वर्कर्स की 30,000 रुपए पर महीने के हिसाब से 1 महीने की सैलरी। सर ये कौन सी है, 31 मार्च 19 की 8 वर्कर्स की 30,000 रुपए पर महीने के हिसाब से सैलरी कब पे होगी, 1 अप्रैल 19 को। वो तो यही साल है 1 अप्रैल 19-20, वो तो यही साल है। हाँ, इसको ऐड करना भूल ना जाना साथियों। 8 × 33,000 × 11, 29,04,000, 4,000 प्लस 240 कितना आ रहा है ये, 33,54,000, 33,54,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 31 मार्च 2020 को, वो बता दो। सिंपल है, 8 वर्कर्स की 33,000 × 1 1 महीने की, और 2 ट्रेनीज की 21,000 × 1 1 महीने की। ठीक है, हाँ, बस जो मार्च महीने की सैलरी है वो बतानी है, मार्च महीने की सैलरी बतानी है। ये तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन गुप्ता एंड कंपनी के बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है सेन गुप्ता एंड कंपनी के बाद होमवर्क है आपका, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कोतरीवाल वाले क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर कोतरीवाल इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन, मैगजीन बेचने का काम करता है ये। सेवरल ऑफ हिज कस्टमर्स पे मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग हिज मैगजीन, इसकी मैगजीन इतनी चलती है कि कस्टमर एडवांस देने के लिए तैयार है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 हैज बीन गिवन बिलो। 1 अप्रैल 2019, तो 19-20 का डाटा दे रखा है, उसको नोट करने की कोशिश करते हैं। 19-20 के डाटा, 1 अप्रैल 19 को कह रहे हैं ही हैड ए बैलेंस ऑफ 2 लाख एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, मतलब पिछले साल कस्टमर्स ने 18-19 में 2 लाख रुपए दिए थे और कहा था पैसे अभी रख लो, मैगजीन हमें 19-20 में दे देना, मैगजीन हमें 19-20 में दे देना। तो 1 अप्रैल 19 को एडवांस है 2 लाख रुपए, फ्रॉम विच 1.5 लाख इज रिलेटेड टू 19-20। माई गॉड,
इस 2 लाख के एडवांस में से 19-20 से रिलेटेड केवल 1.5 लाख ही है, मतलब 50,000 की बुकिंग 20-21 की ऑलरेडी हो गई थी 18-19 में ही। कितना भयंकर माहौल है, देखो जरा कितनी तगड़ी डिमांड है। 18-19 में कोतरीवाल को ग्राहकों ने आके 2 लाख रुपए दिए। कुछ ग्राहकों ने कहा हमें 19-20 में मैगजीन चाहिए, उनने कहा 19-20 में तो 1.5 लाख तक की मैगजीन छप पाएंगी। और कुछ ग्राहकों ने कहा कोई नहीं, हमें 20-21 में दे देना, हम 20-21 तक इंतजार करने के लिए तैयार है। तो 2 लाख में से 1.5 लाख रुपए की मैगजीन 19-20 को देनी है कोतरीवाल को, और 50,000 की मैगजीन देने के लिए उसके पास 20-21 तक का समय है। कोतरीवाल के पास आए 2 लाख रुपए 18-19 में, उसने कहा इसमें से 1.5 लाख की मैगजीन मैं 19-20 में डिलीवर कर दूंगा और 50,000 की मैगजीन 20-21 में डिलीवर करूंगा। ओके सर, आगे। ड्यूरिंग द ईयर 19-20 ही मेड कैश सेल्स ऑफ 5 लाख रुपए। इस साल के दौरान कुछ नगद सेल्स भी हुई है जिन्हें इंतजार नहीं करना पड़ा, जो लोग आए पैसे दिए और मैगजीन उठा के चले गए, ये अलग से। कैश सेल्स 5 लाख रुपए की अलग है। कह रहे हैं टोटल इनकम 19-20 की कितनी होगी ये बताओ। 19-20 की टोटल इनकम कितनी है ये बताओ। मैं बताऊं कितनी है टोटल इनकम। जो नगद आपने बेचा 5 लाख रुपए वो, और एडवांस में से 19-20 से संबंधित पैसा कितना है 1.5 लाख। 19-20 के नाम का कितना रुपया है जो 2 लाख में छुपा हुआ है। कितने रुपए हैं जो 18-19 में कस्टमर्स ने दिए थे और कहा था इसकी मैगजीन हमें 19-20 में दे देना, तो वो 19-20 की इनकम मानी जाएगी। 18-19 तक ये 1.5 लाख रुपए एडवांस कहलाएंगे, 19-20 में इनकम बन जाएंगे, क्योंकि 19-20 में वो मैगजीन उनको फॉरवर्ड कर देगा। तो टोटल इनकम हो जाएगी 19-20 की 6.5 लाख रुपए। नंबर 2, टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। पैसा नगद कितना आया अगर क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट इज 1,70,000 रुपए। मतलब 31 मार्च 20 का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है आपको एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट में कितने रुपए 1,70,000 रुपीज, 1,70,000 रुपए। इसको मित्रों बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से सीखना। मैं विद लॉजिक आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये लो, पहले यहाँ से कबाड़ा रब करना पड़ेगा सारा, तब जगह बनेगी यहाँ पे। देखना मित्रों, टोटल मनी रिसीव्ड में क्या क्या आएगा। एक तो आएगा जो कैश पैसा आपने रिसीव करा कैश सेल पे 5 लाख रुपए, प्लस एडवांस के नाम का कितना पैसा आपने रिसीव करा है 19-20 में, वो आएगा यहाँ पे। तो आपका टोटल मनी रिसीव्ड आ जाएगा, क्योंकि 2 ही तरीके का पैसा आ सकता है, या तो इसी समय नगद आ जाए या अगले साल का एडवांस आ जाए। समझ रहे हो ना। तो नगद आया 5 लाख रुपए और एडवांस कितना आया ये हमें निकालना पड़ेगा। 2 लाख का एडवांस तो 18-19 में आया था, हमें 19-20 में कितना एडवांस आया ये निकालना है। वो कैसे निकालेंगे भाई, 2 लाख का एडवांस आया था 19-20 में, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी 18-19 में 2 लाख का एडवांस कब आया था 18-19 में, ठीक है। जिसमें से 1.5 लाख करंट ईयर से रिलेटेड है, वो इस साल एडवांस रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा सर। 50,000 ये है जो 19-20 के अंत में भी एडवांस कहलाएगा, क्योंकि वो 20-21 तक का है, तो 19-20 के एंड में भी वो एडवांस ही रहेगा। 2 लाख जो 18-19 में आया था उसमें से 1.5 लाख तो 19-20 में दम तोड़ देगा, 1.5 लाख का एडवांस नहीं रहेगा क्योंकि वो 19-20 से संबंधित है। बट 50,000 का एडवांस 19-20 के एंड में भी एडवांस ही रहेगा क्योंकि वो 20-21 से संबंधित है, ठीक है सर। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस है कितना 1,70, तो 50,000 का एडवांस होना चाहिए, लेकिन आपका क्लोजिंग एडवांस दिख रहा है 1,70, तो और पैसे आए होंगे जरूर इस साल एडवांस के 1,20,000 रुपए। तो टोटल रिसीव हुआ आपका 620। तो ये एडवांस रिसीव्ड कैसे निकालना है आपको, 2 लाख माइनस 1,50,000 प्लस 1,70,000। सॉरी 1,70,000 माइनस 2 लाख माइनस 1.5 लाख, इस तरीके से ये 1,20,000 आएगा, ठीक है सर। उसके बाद आता है बिरला जी वाला क्वेश्चन, मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है, पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको। मिस्टर बिरला इज अ प्रोप्राइटर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका ट्रेडिंग P&L का एक्सर्प्ट दे रखा है, मतलब कुछ हिस्सा दे रखा है जिसमें कुछ मिसिंग फिगर्स भी हैं। तो सेल्स गायब है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखी है, GP गायब है, टोटल फिगर गायब है, GP गायब, मिसलेनियस इनकम गायब है, रेंट दे रखा है, ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस गायब है, कमीशन टू मैनेजर दे रखा है, नेट प्रॉफिट गायब है। और नीचे कुछ डाटा दे रखा है, कमीशन 10% का रेट है, सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो सेल्स का 1% होते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिसिंग फिगर्स। आपको भी मिसिंग फिगर निकाल करके दिखानी है,
मिसिंग फिगर्स निकालनी है। इसकी शुरुआत कैसे होगी जरा सोचने की कोशिश करते हैं। चलो भाई देखो स्टार्टिंग कैसे होगी। कमीशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% और सेलिंग एक्सपेंसेस 1% है टोटल सेल्स का। तो सेलिंग एक्सपेंस खुद गायब है और सेल्स भी गायब है, तो ये इक्वेशन तो दूसरी वाली तो यूज हो नहीं पाएगी। अभी पहली वाली का सहारा लेते हैं। कमीशन 10% लगाया जाता है। हाँ कमीशन दे रखा है हमें, कमीशन दे रखा है। क्या लिखा हुआ है? टू कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो सुनो, हम नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन को x मान लेते हैं। उस पे जब हम 10% का रेट लगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो 2 लाख रुपए हमें कमीशन निकल के आता है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो कमीशन है वो 10% के रेट से आता है, और वो 2 लाख रुपए का कमीशन जब 10% के रेट से आता है तो वो 10% किस फिगर पे लगाया जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पे। और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो हमारे पास है नहीं, उसे हमने x मान लिया। तो x इंटू 10% बराबर 2 लाख, तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा 20 लाख रुपीज। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 20 लाख रुपए आ जाएगा। जैसे ही नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 20 लाख आया तो अब आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी मिल जाएगा। ये a मिल जाएगा आपको, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, a वाली फिगर मिल जाएगी आपको, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। कैसे मिलेगी भाई? सिंपल है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 20 लाख निकाला तुमने अभी, उसमें से कमीशन 2 लाख माइनस कर दो तो आफ्टर कमीशन कितना आ गया? 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए आ गया। ठीक है सर। वैसे एक बात बताऊं, क्वेश्चन में एक हिंट है, जो ए फिगर है वो पहले निकलेगी, बी वाली बाद में, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी फिगर किस सीरीज में निकलेंगी, ये पता चलता रहेगा आपको। अब बी वाली फिगर आएगी। बी वाली फिगर कौन सी है? सेलिंग एक्सपेंसेस, मतलब अब सेलिंग एक्सपेंस को ढूंढने का नंबर है। सेलिंग एक्सपेंस कैसे मिल सकता है? बहुत सिंपली मिल जाएगा सेलिंग एक्सपेंस। देखो ये जो 60 लाख है, यहां पर भी 60 लाख ही आएगा टोटल में। हाँ जी सर बिल्कुल। और ऊपर है रेंट 26 लाख, ऑफिस एक्सपेंस 13 लाख, कमीशन 2 लाख, नेट प्रॉफिट 18 लाख। एक ही फिगर गायब है, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो वो तो आराम से मिल जाएगी। 60 लाख माइनस 26 लाख माइनस 13 लाख माइनस 2 लाख माइनस 18 लाख, दिस इज कमिंग एज 1 लाख रुपीज। तो हमारा सेलिंग एक्सपेंस मिल गया हमें 1 लाख रुपए। अवर सेलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज। अब हमें सी फिगर सेल्स मिल जाएगी। कैसे? क्वेश्चन ने कहा था सेलिंग एक्सपेंस जो है वो सेल्स का 1% है। सेल्स को x मान लो, इंटू 1% करके आता है सेलिंग एक्सपेंस, जो कि 1 लाख रुपए है। तो x कितना हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1%, यानी कि 1 करोड़ रुपए। मेरी सेल्स आ गई 1 करोड़ रुपए। अब जैसे ही मेरी सेल्स आई 1 करोड़ रुपए, उसमें से अगर मैं कॉस्ट माइनस कर दूं 45 लाख, तो मेरा जीपी कितना आ जाएगा? 55 लाख। तो मेरी डी वाली फिगर आ गई 55 लाख। वही यहां पे भी आ जाएगा बाय जीपी के नाम से 55 लाख। और एफ का टोटल तुम्हें पता ही है 1 करोड़ 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है सर। अब ई मिल जाएगा हमें। ई कैसे मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट और मिसलेनियस इनकम दोनों का टोटल 60 लाख है, जिसमें से ग्रॉस प्रॉफिट 55 है, तो मिसलेनियस इनकम कितनी बची? 5 लाख रुपए। तो हो गया काम खत्म, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में हिंट है कि सबसे पहले ए कौन सी फिगर मिलेगी? नेट प्रॉफिट वाली, फिर बी सेलिंग एक्सपेंस वाली। क्वेश्चन में हिंट है। ठीक है सर, आगे चलो। तो यहां पर आपके मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी से अलग नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले जितने भी क्वेश्चन है स्टडी मेटल में, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल, सब होते हैं समाप्त। अब हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चलेंगे। चलो जी, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है उसके स्टडी मेटल की तरफ चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, निहायत ही सिंपल है, बात भी नहीं करनी मुझे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर विमल रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप्स। मिस्टर विमल एक फैक्ट्री चलाता है जो साबुन, सोप बनाने का काम करती है, सोप मैन्युफैक्चरिंग। फॉलोइंग डिटेल्स वर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। ओपनिंग WIP है, क्लोजिंग WIP है, ओपनिंग इन्वेंट्री है रॉ मेटल की, क्लोजिंग इन्वेंट्री है रॉ मेटल की, परचेजेस है रॉ मेटल की। सर ये परचेजेस फिनिश गुड्स की नहीं मान सकते हम? नहीं भाई, जब मैन्युफैक्चरर है और डिटेल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए दी गई है आपको, तो वो परचेज रॉ मेटल की होगी। WIP की परचेज होती नहीं है, मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पे फिनिश गुड्स की परचेज क्यों देंगे? वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। फिनिश गुड्स की परचेज देख के मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मांगेंगे क्या आपसे? हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। जो हमने मशीनरी ली है वो किराए पे ली है, और किराया कितना देते हैं हम उसका? जितनी भी यूनिट हमने बनाई है पर यूनिट पे 60 पैसे। तो कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर करी है हमने? वो नीचे दिख रहा है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 5 लाख। 5 लाख इंटू 0.6 करोगे तो मशीनरी के हायर चार्जेस आ जाएंगे 3 लाख रुपए। फैक्ट्री जो किराए पे है उसका किराया है 2,20,000।
डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। जो वेजेस दिया आपने वो 0.80 आएगी पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, 5 लाख यूनिट बनाई है इंटू 0.80 प्लस जो आधी अभी बन के तैयार है उस पर 0.40 रुपए की वेजेस लिया लेबर ने। आधी कितनी है, क्लोजिंग WIP कितनी है, ऊपर है गई 12,000 यूनिट्स, 12,000 इंटू 0.4, ये आधी बन के तैयार है, रास्ते में। ठीक है सर, तो देखो वेजेस का मतलब है लेबर हमसे कितने पैसे मांग रहे हैं। लेबर कह रहे हैं जो यूनिट हमने पूरे तरीके से मैन्युफैक्चर करके दे दी 5 लाख, उन पे हमें 80 पैसे के रुपए के हिसाब से दो। 5 लाख इंटू 0.80, 4 लाख रुपए ये, 4 लाख रुपए ये। एंड वो कह रहे हैं जो हमने अभी ऑलमोस्ट बना के तैयार कर दी हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, उन पे भी तो मेहनत करी है उन्होंने, भले ही वो पूरी नहीं हुई है बट उन्होंने मेहनत तो करी है उस पे भी। उन 12,000 यूनिट्स पे हमें 0.4 रुपए के हिसाब से 4,800 रुपए दे दो, तो ये टोटल हो गया 4,04,800 रुपए डायरेक्ट वेजेस में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,80,000 है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेना। ठीक है, क्या होगा, ओपनिंग WIP इधर आएगा, क्लोजिंग WIP इधर आ जाएगा, और जो रॉ मटेरियल की चर्चा होती है ना वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम एक ही साइड लिख देते हैं, डेबिट साइड, उसी में ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं रॉ मटेरियल का, उसी में परचेजेस को ऐड करके उसी में क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। हायर चार्जेस डेबिट साइड आएंगे, डायरेक्ट वेजेस डेबिट साइड आएगी, रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट साइड आएगी। बाकी जो बैलेंसिंग फिगर बचे उसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था आपको कि भाई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है जी, ओके सर, ये हो गया विमल वाला। इसके बाद है मिस्टर वाइट वाला क्वेश्चन। मिस्टर वाइट, ये लीजिए, मिस्टर वाइट वाले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ट्रायल बैलेंस दे रखा है मिस्टर वाइट का, रॉ मेटेरियल का ओपनिंग बैलेंस 21,000, WIP का ओपनिंग बैलेंस 9,500 रुपए, फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस 15,500, ये तो ट्रेडिंग में जाएगा। डेटर्स, कैरेज, BR, वेजेस, सैलरी, टेलीफोन रिपेयर, बैंक, फर्नीचर, रिपेयर्स टू प्लांट, परचेजेस, प्लांट एंड मशीनरी, रेंट, लाइटिंग, जनरल एक्सपेंसेस, बिल पेबल, सेल ऑफ स्क्रैप, कमीशन रिसीव्ड, प्रोविजन, कैपिटल, सेल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, बहुत सारी चीज़ें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कुछ आपको। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 16,200, फिनिश गुड्स का 18,100 और सेमी फिनिश गुड्स WIP का दूसरा नाम है 7,800। सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग है 900 रुपये और 2,000 रुपये। सैलरी आउटस्टैंडिंग 900 रुपये, वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपये। मशीनरी का 10% डेप्रिसिएशन रेट है, ऑफिस फर्नीचर का 7.5%, 7.5%। डाउटफुल डेट पे जो प्रोविजन बनेगा वो बनेगा 1% इंटू सेल्स। ऑफिस प्रेमिसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया। लाइटिंग इज टू बी चार्ज एज टू 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट सब बना करके दिखाना। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं इस समय ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट सब कुछ पूछा जाता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं आराम से। ये लीजिए, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की चर्चा करेंगे। इसमें ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का और उसकी परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक सीधा यहीं पे दिखा दिया जाएगा। ओपनिंग स्टॉक WIP का डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा क्लोजिंग स्टॉक WIP का। वेजेस में हमने 2,000 ऐड कर दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर एडजस्टमेंट थी। क्वेश्चन ने कहा था कि वेजेस जो है वो 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो 2,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस एक तो यहाँ भी आएगी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी जाएगी। कैरेज ऑन परचेजेस यहीं पर आएगा, कैरेज ऑन परचेजेस पूरा यहीं पर आएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रेडिंग होता खाली तो ट्रेडिंग में जाता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है तो कैरेज ऑन परचेज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। रिपेयर टू प्लांट भी आएगा। रेंट केवल 3/4 आएगा, रेंट केवल 3/4 आएगा। क्यों? क्वेश्चन में लिखा हुआ था जो ऑफिस है वो 1/4 एरिया में बना हुआ है और बाकी एरिया में फैक्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? फैक्ट्री पे होती है। देखो बिजनेस दो जगह से होता है, एक फैक्ट्री और एक ऑफिस, एक फैक्ट्री और एक ऑफिस। वो कह रहे हैं ऑफिस 1/4 एरिया में है, फैक्ट्री 3/4 एरिया में है। और टोटल एरिया का जो वो किराया चुकाते हैं वो आपके क्वेश्चन ने टोटल रेंट दिया था, उसे जरा आप जाके एक बार ट्रायल बैलेंस के अंदर पढ़ो, जो कि 6,000 रुपये का था। आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है तो इसमें केवल 3/4 ही आएगा। 6,000 इंटू 3/4 यानी कि 4,500 रुपये, 4,500 रुपये। तो इसलिए यहाँ पे केवल 4,500 ही आ रहा है। लाइटिंग बिल्कुल इसी तरीके से 2/3 ली गई है। टोटल लाइटिंग जो है उसका 1/3 एरिया ऑफिस में यूज़ होता है, फैक्ट्री में 2/3 ही होता है, तो फैक्ट्री का 2/3 निकाल लिया। टोटल लाइटिंग कितनी दे रखी थी उन्होंने? टोटल लाइटिंग देखते हैं जरा, क्वेश्चन ने कितनी दे रखी थी, ट्रायल बैलेंस में झांको जरा। 1,350 रुपये। 1,350 का इंटू 2/3 निकालो
900 रुपये, बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे 900 रुपये। उसके बाद प्लांट का डेप्रीसिएशन यहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही आएगा। क्यों? प्लांट कहाँ रखा होता है? फैक्ट्री पे, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही आएगा उसका डेप्रीसिएशन। और सेल ऑफ स्क्रैप आ रही है क्रेडिट साइड 2500। क्रेडिट साइड शुरू में मैंने बताया था, अगर आपका कोई बाई प्रोडक्ट निकले उसे मार्केट में बेच के अगर आपको कुछ पैसा मिल जाए मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, तो वो आपकी कॉस्ट से कम हो जाएगा और क्रेडिट साइड लिख दिया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ये वही है, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त जो कबाड़ा निकला उसे स्क्रैप में बेच के 2500 कमा लिए, तो वो यहाँ क्रेडिट साइड आ जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। और डेबिट साइड का टोटल लगाने के बाद जब हम क्लोजिंग WIP 7800 और सेल ऑफ स्क्रैप 2500 माइनस करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास 1,19,000 बचेगा, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट में फिर क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा यहाँ पर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, वो तो आपको पता ही है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक यहाँ आएगा, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड आ जाएगा 1,19,000 जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आ रहा है। कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेजेस वगैरह कुछ नहीं, सीधा वहां से उठा के टोटल कॉस्ट यहाँ आ जाएगी, क्योंकि वो सारी कॉस्ट कहाँ चली गई? सारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चली गई। कैरेज हो, डायरेक्ट एक्सपेंस हो, वेजेस हो, सब ऊपर चला गया, तो यहाँ पे उसकी टोटल कॉस्ट इकट्ठी आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। और फिर इसका GP आ जाएगा 50,800, और P&L फिर तुम बना ही लोगे उसके बाद। P&L में बाय GP और कमीशन नामक इनकम और बाकी सारे खर्चे यहाँ माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। प्रोविजन निकाल लेना, कोई दिक्कत आए तो बताना। बैलेंस शीट में ध्यान रखने वाली बात इतनी है कि एक तो प्रोविजन यहाँ माइनस होगा और बाकी सारी चीज़ सिंपल है। और बैलेंस शीट में जब क्लोजिंग स्टॉक लिखो तो रॉ मटेरियल और WIP का भी लिख देना फिनिश गुड्स के साथ साथ, बस बाकी बैलेंस शीट बन जाएगी और क्वेश्चन में कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर पंकज वाला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर पंकज। लेट मी रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। पंकज वाला, मिस्टर पंकज runs a factory which produces motor spares of export quality. Following details were obtained about his manufacturing expenses for the year ended 31/3/2020. WIP ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, रॉ मटेरियल ओपनिंग परचेजेस क्लोजिंग दे रखा है, रॉ मटेरियल रिटर्न भी दे रखा है, माइनस हो जाएगा ये, इनडायरेक्ट मटेरियल भी दे रखा है, वेजेस भी दे रखी है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दे रखा है 1,30,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन दो है, बाई प्रोडक्ट है 20,000, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। दिस इज वेरी सिंपल, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, कोई दिक्कत हो तो बता देना। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित वाला, वो भी होमवर्क ही रहेगा, तो ये क्वेश्चंस होमवर्क में है, इनमें कोई भी दिक्कत है आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लेना, ठीक है। ओके जी, तो मित्रों मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ जो है उनके भी आपके इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल्स होते हैं समाप्त। अब हमारे पास चर्चा का जो शिवी वाला क्वेश्चन, अच्छा शिवी वाला क्वेश्चन मिस्टर पंकज से अगला शिवी वाला क्वेश्चन, एक सेकंड, मैंने शिवी वाला होमवर्क नहीं दिया, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अभी, ये वाला, वही मैं कहूँ इतनी जल्दी कैसे हो गया, कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको, ये मिस्टर पंडित वाला, मिस्टर पंडित और मिस्टर पंकज, ये होमवर्क है, ये मैं करा रहा हूँ आपको। शिवी वाला मैं करा रहा हूँ अभी आपको, पढ़ते जरा इसको। फॉलोइंग आर दी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइडेड बाय मैसर शिवी रिलेटिंग टू 19-20। मैसर्स शिवी ने 19-20 का आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है। कुछ मिसिंग फिगर्स हैं, कुछ डाटा दे रखा है। रॉ मटेरियल अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक दे दिया, बाकी सब गायब है। क्रेडिटर अकाउंट में 3 फिगर दे रखी हैं, चलो ठीक है। और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दे रखा है, उसमें एक चीज़ गायब कर रखी है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। परचेजेज ऑफ मशीनरी 10 लाख हैज़ बीन ओमिटेड। मशीनरी खरीदी 10 लाख की, एंट्री करना भूल गए, ना एंट्री करी ना डेप्रिसिएशन लगाया उस पर, डेप्रिसिएशन भी भूल गए। भाई मशीनरी को रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो डेप्शन कैसे लगाओगे, डेप्रिसिएशन भी भूल ही गए। फिर वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग, वेजेस में फैक्ट्री वालों को दी गई तनख्वाह 3 लाख है और ऑफिस वालों को दी गई वेजेस 50,000 है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,000 रुपये के हैं, जिसमें 30% तो ऑफिस की बिजली है, 70% फैक्ट्री की बिजली है। फ्यूल चार्जेस 20,000, ये पूरे फैक्ट्री पे ही होते हैं क्योंकि ईंधन का इस्तेमाल फैक्ट्री पे किया जाता है। फ्रेट इनवर्ड 35,000, ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग खर्चा है। डिलीवरी चार्जेस, ये ऑफिस से होती है डिलीवरी, ये ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रिवाइज करना है और रॉ मटेरियल अकाउंट बना करके दिखाना है। चलो करते हैं इसको। मित्रों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले अपना ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रिवाइज करना होगा।
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों रिवाइज करना होगा सर, मैं बताता हूँ। क्योंकि नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना जिसे हमने कंसिडर नहीं किया था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते वक्त। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड अभी निकाल लोगे बैलेंसिंग फिगर बिना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को सुधारे, तो वो फिगर सही नहीं आएगी। नीचे दी गई एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो कह रहे हैं, आपसे कह तो रहे हैं रिवाइज करो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को, तो पहले इसे रिवाइज करो फिर आगे की बात होगी। ठीक है सर, तो इसे रिवाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे दोबारा से। ठीक है, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, आप लोग अलग बना देना। ठीक है, और उसमें इन फिगर्स को अंदर लिख लेंगे। ट्रेडिंग में 1794, वेजेस में 3.5 लाख अंदर लिख लो, डेप्रीसिएशन में 2 लाख अंदर लिख लो, डायरेक्ट एक्सपेंस में 240 अंदर लिख लो। और इनमें जो भी एडजस्टमेंट्स है करते हुए चलते हैं फटाफट से। ठीक है ना, इनके एडजस्टमेंट्स करते हुए चलते हैं। वेजेस में क्या एडजस्टमेंट है, कह रहे हैं इस 3.5 लाख में से ये देखो 50,000 रुपये तो ऑफिस की है और आपने पूरा मैन्युफैक्चरिंग में वेजेस बुक कर रखा है 3.5 लाख। 50,000 की हटाओ यहाँ से वेजेस, 50,000 की वेजेस यहाँ से हटाइए, वेजेस रह जाएगी केवल 3 लाख रुपए की। फाइनल वेजेस 3 लाख रुपए की आएगी। ओके सर, और उसके बाद डेप्रीसिएशन जो है वो बढ़ जाएगा कितने रुपए से, 10 लाख इंटू 10%, 1 लाख रुपए से। क्यों, एक मशीनरी आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी थी तो उस पर डेप्रीसिएशन लगाया नहीं था, तो 10 लाख का 10% डेप्शन लगाओगे 1 लाख, तो डेप्रीसिएशन बढ़ के 3 लाख हो जाएगा। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है सुनो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फ्यूल चार्जेस है, उनमें कोई दिक्कत नहीं, वो पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग में आने चाहिए, हमें कोई समस्या नहीं है उससे। फ्रेट इनवर्ट है, पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग में आने चाहिए, हमें कोई समस्या नहीं उनसे। डिलीवरी चार्जेस भी लिए हुए हैं यहाँ पे, वो तो ऑफिस का खर्चा है, वो तो P&L में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। यहाँ से हटाओ 20,000, यहाँ से हटाओ 20,000। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है 80,000 इंटू 30%, यानी 24,000 रुपये ऑफिस की बिजली का खर्चा है, उसे भी हटाओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, उसमें तो केवल फैक्ट्री की बिजली आएगी। तो मेरा डेप्रीसिएशन हो जाएगा 3 लाख और मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे 2,44,000 -24 यानी कि 2 लाख रुपए। और मेरा इधर जो बाय ट्रेडिंग अकाउंट है ये भी सुधरेगा, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये भी सुधरेगा। इसे कैसे सुधारेंगे, 17,94,000 को सुनना क्या करना, 1794 में 1 लाख रुपए इसमें प्लस कर देना और 50,000, 20,000 और 24,000 यहाँ से माइनस कर देना। पूछो क्यों भाई, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो बाय ट्रेडिंग अकाउंट फिगर होती है वो कौन सी होती है, जो भी टोटल लागत आई है अभी तक हम उसे उठा के ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, वो फिगर आती है यहाँ पे। अभी तक ये खर्चा लिखा हुआ था 1794, लेकिन 1 लाख का डेप्रीसिएशन बढ़ गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो फिगर पहुंचाओगे उसमें भी तो 1 लाख बढ़ाओगे भाई। जब आपका डेप्शन नाम का खर्चा बढ़ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट की फिगर भी तो बढ़नी चाहिए। एक साइड तो आपने बढ़ा दिया इधर की साइड, लेकिन इधर साइड भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, वरना उसका इफेक्ट रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड में इन्फ्लेटेड हो जाएगा, वो गलत काम हो जाएगा। इसी तरीके से 50,000 रुपये की जो वेजेस है जो फैक्ट्री की है ही नहीं, वो हटाओ यहाँ से, वो ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़ा ना जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग तो अपने खर्चे उठा के ट्रेडिंग को दे देता है, अपनी टोटल कॉस्ट निकाल के ट्रेडिंग को दे देता है। तो 50,000 की कॉस्ट हटाओ यहाँ से, ऐसे ही 20 और 44, मतलब जो इधर साइड माइनस होगा वो इधर साइड भी माइनस होगा, जो इधर साइड प्लस होगा वो दूसरी साइड भी प्लस होगा। तो मेरे पास यहाँ पे फिगर आ जाएगी 18 लाख रुपए। अब देखो 18 लाख माइनस 3, 3, 6, 2, 8, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड आएगा 10 लाख रुपए, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड आएगा 10 लाख रुपए। चलो रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन गया और रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर भी मिल गई हमें 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस। अब रॉ मेटेरियल अकाउंट और मांगा था क्वेश्चन ने कि इसे और कंप्लीट कर दो। इसे कंप्लीट करने के लिए 1 लाख क्वेश्चन ने दे रखा था, 10 लाख अभी अभी ढूंढ लिया। अब भी 2 फिगर गायब है, 2 क्रेडिटर और बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके लिए क्वेश्चन नीचे देखो, आपको क्रेडिटर अकाउंट दे रखा है 22 और 6 28 माइनस 15, 13 लाख रुपए के ये बैलेंसिंग फिगर है। सर ये क्या कहना चाहता है, 13 लाख रुपए क्या है, ये रॉ मेटेरियल की परचेज है। भाई क्रेडिटर अकाउंट को पढ़ो, शुरू में 15 लाख की उधारी थी, 13 लाख का सामान और खरीदा, उधारी हो गई 28 लाख, उसमें से बैंक से 22 लाख की उधारी पे कर दी, तो कितना बैलेंस बचा, 6 लाख। तो अल्टीमेटली रॉ मेटेरियल कितना खरीदा हमने क्रेडिटर से, 13 लाख रुपए, वो यहाँ पे आ जाएगा 13 लाख रुपए। 13 और 1 14 माइनस 10, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख रुपए बैलेंसिंग फिगर। ओके सर, ओके। इस तरीके से खत्म होता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का भी पूरा स्टडी मटेरियल। अब एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू की चर्चा रह जाती है हमारे पास फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर से रिलेटेड। चलिए, सो फ्रेंड्स, आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू की चर्चा में सबसे पहले आ रहा है नवंबर 2022 आरटीपी का क्वेश्चन, जिसके अंदर एडजस्टमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली एडजस्टमेंट है 60,000 ड्रॉन फ्रॉम बैंक वाज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, बट आउट ऑफ दिस अमाउंट विदड्रॉन 36,000 वाज यूज्ड इन द बिजनेस फॉर एक्सपेंसेस।
60,000 रुपए की ड्राइंग्स मान लिया आपने, मतलब 60,000 रुपए बैंक से निकाले और पूरा का पूरा ड्राइंग्स मान लिया। ड्राइंग का मतलब आपने मान लिया पूरे 60,000 मान लिया घर ले जा रहा है, जबकि इसमें से 36,000 तो बिजनेस के खर्चे के लिए यूज करे इसने। तो मित्रों हुआ क्या, हुआ ये कि आपने पूरे 60,000 को ड्राइंग्स बना दिया, जबकि ड्राइंग बनाना था केवल 60 माइनस 36 24,000 रुपए को। 36,000 रुपए जो बिजनेस का खर्चा है उसे भी ड्राइंग बना के बैठे हो। तो पता है इसकी एंट्री का सुधार कैसे होगा, खर्चे को बुक करो जिसे तुमने बुक नहीं करा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 36,000 और ड्राइंग्स को क्रेडिट करके रिवर्स कर दो 36,000 से। भाई जब हम ड्राइंग को रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट करते हैं, हमने पूरी 60,000 की ड्राइंग डेबिट कर दी, जिसमें से 36,000 की ड्राइंग डेबिट नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि वो ड्राइंग है नहीं, वो खर्चा है, उसे क्रेडिट करके रिवर्स करो और सही खाता खर्चे को डेबिट कर दो उसकी जगह 36,000। एक्सपेंसेस का असर ये होगा, ये 36,000 P&L में डेबिट साइड चले जाएंगे और ड्राइंग्स को जो क्रेडिट किया 36,000 इसका असर ये होगा कि जब आप कैपिटल से ड्राइंग्स को माइनस करोगे तो जितनी भी ड्राइंग होगी उसमें से 36,000 कम कर देना, क्योंकि वो ड्राइंग पूरी गलत है, उसमें से 36,000 बिजनेस का खर्चा है। सेकंड पॉइंट, परचेज करिए 48,000 की एंट्री करना भूल गए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ट्रेडिंग में परचेज को बढ़ा देना और बैलेंस शीट में क्रेडिटर को बढ़ा देना, सिंपल। उधारी खरीदी मानेंगे, क्वेश्चन साइलेंट है तो। उसके बाद परचेज रिटर्न है 3,000 रुपए की, वॉज रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न जर्नल एंड द अमाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड टू पार्टीज अकाउंट। समझने की कोशिश करो ये क्या कर रहा है। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है सर, परचेज रिटर्न की होती है पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी। कह रहे अमाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड टू पार्टीज अकाउंट, मतलब पार्टी अकाउंट को तो डेबिट कर दिया, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न जर्नल। परचेज रिटर्न जर्नल में लिखने की जगह सेल्स रिटर्न जर्नल में लिख दिया, और सेल्स रिटर्न जर्नल में जब भी लिखते हैं तो डेबिट करते हैं क्योंकि सेल रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो गलती पता है क्या हुई है, सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करके बैठे हो, पहली गलती, और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था, किया नहीं, दूसरी गलती। पार्टी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, करके बैठे हो, उसमें कोई गलती नहीं है। गलतियां दो हैं, सेल रिटर्न अकाउंट को जबरदस्ती डेबिट कर दिया, सेल रिटर्न है ही नहीं, वो परचेज रिटर्न है। तो इस गलती को सुधारने के लिए क्या करोगे, सेल रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा टू सेल रिटर्न अकाउंट, बिल्कुल ठीक। और दूसरी गलती, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, किया ही नहीं, तो इसे कैसे सुधारोगे, इसे परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करके ही सुधारेंगे। जो गलत डेबिट कर दिया उसे रिवर्स क्रेडिट करके सुधारेंगे, जिसे क्रेडिट करना चाहिए था, किया नहीं, उसे भी क्रेडिट करके ही सुधारेंगे। कितने अमाउंट से, 3,000। तो सर डेबिट क्या होगा भाई, रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में सिखाया आपको, डेबिट हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट पूरे 6,000 रुपए से। और देखो आपके ट्रायल बैलेंस में 6,000 का सस्पेंस दिख रहा है, ये रहा सस्पेंस अकाउंट 6,000 रुपए, ये इसी चीज का है। तो ये खत्म हो जाएगा जैसे ही आप ये एंट्री पास करोगे। इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, सस्पेंस 6,000 से खत्म हो जाएगा, आपकी 3,000 की परचेज रिटर्न बढ़ जाएगी, ठीक है। जब आप माइनस करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को 3,000 से बढ़ा देना, और सेल में से जब सेल रिटर्न माइनस कर दोगे तो 3,000 से सेल रिटर्न कम करके तब माइनस करना सेल रिटर्न को, क्योंकि सेल रिटर्न है ही नहीं 3,000 की, वो परचेज रिटर्न थी, आपने जबरदस्ती सेल रिटर्न में ले लिया। पहले सेल रिटर्न से 3,000 कम करना, फिर उस फिगर को जो आए नेट सेल रिटर्न उसको सेल्स में से माइनस करना। फोर्थ एडजस्टमेंट है, एक्सपेंसेस में 18,000 रुपए ऐसे हैं आफ्टर 31 मार्च 22, अगले साल के हैं, प्रीपेड एक्सपेंस बन गया। क्या करते हैं, इसका खर्चे से माइनस कर देना P&L में और बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देना। दिस इज इट। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीरीज में मई 22 का क्वेश्चन, मई 22 का क्वेश्चन। इसकी एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, आइए जरा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कि पहले तो रीराइट दी ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है वही गलत है, तो पहले तो आपको ट्रायल बैलेंस ही सुधारना पड़ेगा ना इस क्वेश्चन में, फिर एडजस्टमेंट की चर्चा होगी। चलो पहले ट्रायल बैलेंस कैसे सुधरेगा ये देखते हैं। कैपिटल क्रेडिट साइड बिल्कुल ठीक है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड बिल्कुल ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक गलत, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे गलत दे रखा है, डेबिट साइड आएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि स्टॉक कैसा भी हो डेबिट साइड ही आता है, स्टॉक का डेबिट ही बैलेंस होगा। और डेबिट साइड क्या, इसको ना बल्कि तुम ट्रायल बैलेंस की बाहर ही करो, ये ट्रायल बैलेंस की बाहर ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने परचेजेस के लिए एडजस्टेड परचेज वर्ड यूज नहीं करा, मतलब इसका क्लोजिंग स्टॉक उसमें एडजस्टेड नहीं है परचेजेस में, इसलिए आपको क्लोजिंग स्टॉक को बाहर ही ले जाना है, वो ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं, नीचे एडजस्टमेंट में जाके बनेगा। ड्राइंग्स डेबिट साइड लिखी हुई है, बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। रिटर्न इनवर्ट सेल रिटर्न है, डेबिट साइड आनी चाहिए, गलत है, क्रेडिट नहीं होती, सेल रिटर्न डेबिट साइड आनी चाहिए। कैरेज इनवर्ट डेबिट साइड दे रखा है, ठीक है। डिपॉजिट विद एक्स 1,400 रुपये डेबिट साइड आने चाहिए, डिपॉजिट विद एक्स क्योंकि वो आपका एसेट है, 1,400 रुपये डेबिट साइड आने चाहिए। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड,
ये भी गलत है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है परचेज रिटर्न, जिसका होता है क्रेडिट बैलेंस, तो ये आना चाहिए क्रेडिट साइड। 840 को क्रेडिट साइड कर देना, ठीक है सर। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड गलत, कैरेज आउटवर्ड एक खर्चा है, डेबिट साइड आना चाहिए, 725 रुपये डेबिट साइड आएंगे। रेंट पेड ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग 150 रुपये लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड आना चाहिए। परचेजेस ठीक है, सन्ड्री डेटर्स ठीक है, क्रेडिटर्स ठीक है, फर्नीचर ठीक है, सेल्स ठीक है, वेजेस ठीक है, कैश ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ठीक है। तो अब जरा एक बार टोटल करना, डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा, दोनों साइड का टोटल मैच हो जाएगा, 48190 आ जाएगा। तो ये हो गया ट्रायल बैलेंस आपका करेक्ट। इसके बाद बैड डेट राइट ऑफ करने, प्रोविज़न, डेप्रिसिएशन और स्टॉक 2000 फायर से जल गया, इंश्योरेंस कंपनी 1500 रुपये दे रही है, तो P&L में 500 का लॉस जाएगा, 1500 रुपये इंश्योरेंस कंपनी वाले बैलेंस शीट में एसेट साइड, और परचेजेस से पूरा 2000 कम हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो एडजस्टमेंट इसकी सिंपल है, इसमें ट्रायल बैलेंस ही रीराइट करना था, वो हो गया। इसके बाद नवंबर 21 की जो RTP का क्वेश्चन है उसमें एडजस्टमेंट्स हैं, और उसकी जो एडजस्टमेंट है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। चलिए ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसकी एडजस्टमेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा मित्रों, ठीक है। चलो ये लो भाई, पहली परचेज इंक्लूड सेल रिटर्न ऑफ 10,300 रुपये। माई गॉड, परचेजेस में सेल्स रिटर्न जुड़ी हुई है? ये क्या मतलब हुआ? आपने सामान बेचा था, वो सामान वापस आया, कस्टमर ने कहा पसंद नहीं है, सेल रिटर्न थी 10,300, ये आपने परचेज मान लिया, उसे आपने परचेज मान लिया। क्या करोगे? परचेज से माइनस करोगे, बिल्कुल सही सर, परचेज से माइनस करेंगे और सेल रिटर्न में प्लस कर देंगे। एंट्री होगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सर आप एंट्री क्यों बता रहे हो? नीचे लिखा हुआ है रेक्टिफिकेशन एंट्री भी करके दिखानी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री भी करके दिखानी है, इसीलिए इफेक्ट तो मैंने बता ही दिया कि सेल रिटर्न 10,300 से बढ़ जाएगी और परचेजेस जो है वो 10,300 से कम हो जाएगी, लेकिन एंट्री भी लिखना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न ऑफ 6,900। इसका क्या मतलब है? आपने कुछ परचेज रिटर्न करी थी, खरीदा हुआ सामान आपको पसंद नहीं आया, आपने वापस किया था और आपने सेल मान लिया उसको। माय गॉड, तो सेल को कम करना पड़ेगा, सेल को कम करेंगे तो डेबिट करेंगे, सेल्स जब बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट, 6,900, और परचेज रिटर्न सही चीज को क्रेडिट कर देना, ये हो जाएगी जनरल एंट्री। इसका इफेक्ट ये होगा, सेल्स आपकी कम हो जाएगी और परचेज रिटर्न आपकी बढ़ जाएगी। परचेज रिटर्न में 6,900 जोड़ने के बाद उसे परचेज से माइनस करना। नंबर 2, गुड्स विड्रॉन बाय मिस्टर सतेंद्र फॉर ओन कंजम्पशन 14,000 इंक्लूडेड इन परचेजेस। परचेज में 14,000 रुपये जुड़े हुए हैं, जो गुड्स निकाल के ले गया था सतेंद्र अपने घर के लिए, खुद के यूज के लिए, ड्राइंग्स करके ले गया था, तो परचेज से कम करो और ड्राइंग्स को बढ़ा दो 14,000 रुपये से, 14,000 रुपये से ड्राइंग्स को बढ़ा दो और परचेजेस को कम कर दो। एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जब भी बिजनेस का कोई सामान मालिक घर ले जाता है अपने लिए तो एंट्री यही होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। उसके बाद वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट मशीनरी 1,800 वर इंक्लूडेड इन वेजेस अकाउंट। ये लो, ये सारा ना रेक्टिफिकेशन का चैप्टर आ रहा है यहाँ पे। इसकी एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। मतलब मित्रों, जब आप प्लांट मशीनरी का इंस्टॉलेशन कराते हो तो उसके टाइम पे जो लेबर को आप पैसे देते हो वो प्लांट मशीनरी की कॉस्ट में ही आता है। मैंने एसी खरीदा 35,000 का, इंस्टॉल करने वाले 5,000 ले गए, तो मैं एसी की कॉस्ट को 40,000 ही बुक करूंगा यहाँ पे, मैं एसी अकाउंट को डेबिट करूंगा 5,000 की वेजेस से। लेकिन आपने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो वेजेस अकाउंट को क्रेडिट करके लात मार के बाहर निकालो, क्रेडिट करो और सही खाते प्लांट मशीनरी को डेबिट कर दो। एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 1,800। इफेक्ट क्या होगा? मेरा प्लांट एंड मशीनरी 1,800 रुपये से बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एसेट है, डेबिट हो रहा है तो हमेशा बढ़ता है। और वेजेस जो है जिसे आपने क्रेडिट करके भगा दिया, वो 1,800 रुपये से वेजेस को कम कर देना ट्रेडिंग अकाउंट में। फ्री सैंपल 3,300 रुपये, इसकी एंट्री होती है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज से 3,300 रुपये कम कर देना और एडवर्टाइजमेंट P&L में लिख देना, बताया था शुरू में मैंने। प्रोविजन बनाना है, पहले डाउटफुल डेट पे 5%, फिर वो प्रोविजन माइनस करने के बाद जो फिगर बचेगी उस पर बनाना 2.5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। डेप्रिसिएशन भी देख लोगे आप। लास्ट 7th पॉइंट है, लास्ट 7th पॉइंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। मतलब समझ नहीं आया, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा है और बदले में स्टॉक गिरवी रख रखा है। हाइपोथिकेशन का मतलब स्टॉक गिरवी रख रखा है। अब वो स्टॉक है कितने का कैसे पता चलेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग हैज बीन कंसिडर्ड एज 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक, deducting 20% margin, and after adjusting marginal value 80% of the same has been allowed to draw as an
ओवरड्राफ्ट। सर हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया, पूरी बात गई सर के ऊपर से। मैंने कहा मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है, पूरी बात तुम्हारे सर के ऊपर से गई है। मित्रों बैंक ओवरड्राफ्ट देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 3,20,000 रुपए। अच्छा, कह रहे हैं इसके बदले में हमने स्टॉक गिरवी रखा था और स्टॉक की वैल्यू निकाल के दिखा दो, और कुछ डाटा और दे रखा है। इस डाटा की मैं हिंदी करता हूं, पहले तुम स्टॉक की वैल्यू को एक्स मान लो। ठीक है सर, स्टॉक की वैल्यू को हमने एक्स मान लिया। कह रहे हैं जो बैंक वालों ने लोन देने के लिए तैयार हुए, बैंक वालों ने कहा पहले तो तुम्हारा स्टॉक उतने का नहीं है जितने का तुम कह रहे हो, हमारे लिए तुम्हारा स्टॉक 80% ही है। तुम बता रहे हो तुम्हारा स्टॉक इतने का है, नहीं नहीं नहीं, मार्केट में हम जाके पता कर रहे हैं 20% वैल्यू नीचे है, तुम्हारा स्टॉक 80% में लगाएंगे हम, और जितने का तुम्हारा स्टॉक लगाएंगे उसका भी मात्र 80% पैसा ही फिर हम आपको उधार देंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे स्टॉक की वैल्यू मार्केट में इतनी चल रही है उतने का ही लोन दे देंगे हम तुम्हें, उसका भी 80% ही पैसा देंगे। कल को तुम भाग ना जाओ, हमारे पास स्टॉक गिरवी रहेगा तुम्हारा। अगर आप प्लांट मशीनरी गिरवी रखो बैंक में 1 लाख रुपए की लोन लेने के लिए, तो बैंक वाले उसके बदले आपको 80-90 हज़ार का लोन देंगे, पूरे का लोन नहीं देते हैं, कुछ मार्जिन रखते हैं अपने लिए। तो 2 बार 80% करने के बाद बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट दिया 3,20,000 रुपए। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, सिंपल है, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 80% का बटन दबाओ, फिर से डिवाइडेड बाय 80 और परसेंट का बटन दबाओ। स्टॉक आ गया 5 लाख रुपए, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड 5 लाख रुपए। दिस इज सिंपल। तो 3,20 को 2 बार 80% से भाग कर दीजिएगा, ये एडजस्टमेंट भी हो जाएगी समाप्त। इसके बाद एमटीपी और पीवाई, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है, उनमें कोई भी डिफरेंट पॉइंट नहीं है बताने लायक। तो एक पीवाईक्यू है जुलाई 21 का, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जुलाई 21 का जो है, आई थिंक वो यही है, जुलाई 21 वाला क्वेश्चन जो है वो ये है माय डियर फ्रेंड्स। इसको जरूर सभी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कीजिएगा, इसको जरूर सभी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। देखो बैटरी चली गई है बट क्लास खत्म ही होने वाली है, इसलिए मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऑडियो सुन लेना खाली, बैटरी चेंज करके आने का लॉजिक नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर किसी को भी दिक्कत आती है तो मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बाकी सारे होमवर्क करने ही करने हैं, लेकिन ये सबसे पहले करना है जुलाई 21 का पीवाईक्यू। इसमें कहीं भी दिक्कत आती है आप मुझसे तुरंत पूछिएगा, मैं आपको पर्सनली बता करके चलूंगा। ऊपर नंबर चल रहा है, जरूर जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बेशक कोई भी पीवाईक्यू मत करना, बाकी बेशक कोई भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन मत करना, हो गए सारे। ये जरूर कर लेना, ये एक पास्ट ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, बस दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना। बाकी सब कुछ कवर हो गया, बाकी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गए, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी किसी में। ठीक है सर, तो बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी वन शॉट सीरीज के साथ आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।